वेरी वेरी हॉट चैप्टर, आपको सबको मैं बता दूं, इस चैप्टर से इस बार 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे एंड दैट इज द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। जब ये चैप्टर हम कर लेंगे ना तो मैं कह दूंगा कि लगभग 45% सिलेबस हो गया। इसी में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट है और इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है और इसको बेहतरीन करने वाले हैं हम। आओ दिल लगा के मेरे साथ सब लोग पूरे पूरे ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरा दिल लगा के, ऑडिट वॉडिट सबको भूल के ये चैप्टर करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। आओ भैया, आओ जी। सर डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, जैसा नाम है आप समझ गए हो ना, यहाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात होगी, स्ट्रेटजी की बात होगी, वैल्यू क्रिएशन की बात होगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन और उस पे बेस्ड स्ट्रेटजीज की बात होगी, पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात होगी, इंडस्ट्री और कंपटीशन की बात होगी, कोर कॉम्पिटेंस की बात होगी, क्योंकि उसके बगैर तो अपन कंपीट कर ही नहीं सकते। गेटिंग द पॉइंट। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर? सबसे पहला टॉपिक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एंड कंपटीशन एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंस, पोर्टफोलियो एनालिसिस, स्वॉट वर्सेस टॉस। मान लेना भाई, वेरी वेरी हॉट, जरा मार्क कर लेना इसको, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। ग्लोबलाइजेशन जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बच्चे बच्चे को पता है, ये 12वीं क्लास में भी पढ़ के आया है, फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स में उधर भी पढ़ रहे हो तुम, इको के अंदर, और एलपीजी, और उसके बाद तुमने इधर बीसीके में भी पढ़ा हुआ है, वही वाला है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यू विल डू दिस, यहां टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। आ जाओ भाई कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन आपको पता है ना, कंपटीशन क्या है? कॉन्टेस्ट है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स, इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड बिजनेसेस, कंपटीशन बोलते हैं। कॉम्पिटिटर कौन होता है? डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, सब्स्टिट्यूट भी कॉम्पिटिटर हो सकता है। क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। सर आपसे अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं कि हाउ टू डील विद कंपटीशन, तुम क्या समझोगे? तुम सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो क्या? बोलो यस सर, नो। एंड हाउ डू यू डील विद ईच अदर, डू यू नो? नहीं मतलब ऐसे ऐसे करके नहीं सर, आओ आओ बताते हैं अभी आपको, सामने तो आओ फिर बताते हैं आपको, अभी वर्चुअली पूछ रहे हो, निपटा ही देंगे आपको, आओ तो सही। यस, चलो मुद्दे पे आते हैं। तो सर हाउ टू डील विद कंपटीशन, सर अपने को कुछ सवाल लगाने होते हैं, ध्यान से सुनो, पढ़ाने जा रहा हूं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, बट उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं इधर अभी ना फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल वेंचर नहीं कर रहा, अभी वो टाइम नहीं है, ध्यान से सुनो सारे लोग, अभी मुद्दे पे आओ। तो डील विद कंपटीशन के बीच में सबसे पहले अपने को ये जानना चाहिए, हु आर द कॉम्पिटिटर। अरे वो सांबा, कितने आदमी थे, नहीं मतलब कितने कॉम्पिटिटर है मार्केट में, ओके। हाउ मेनी आर दे, व्हाट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर देयर, व्हाट आर देयर रिसोर्सेज, व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू डू दे क्रिएट। देखो भाई, पोर्ट्रॉनिक्स ने जेबीएल के बारे में पता किया होगा, बोस के बारे में पता किया होगा, तभी मार्केट में उतरा होगा। व्हाट आर देयर मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन, जानना जरूरी है ना आपको, ठीक है। व्हाट गिव्स देम कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज, भाई उसको कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करता है वो, ईआरपी वीआरपी इंप्लीमेंट करता है क्या, ईआईएस का इस्तेमाल करता है क्या, बिजनेस रीइंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग करता है क्या, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करता है क्या, बहुत सारी बातें नहीं। और उसका प्राइस एडवांटेज क्या है, मार्केट में वो प्राइसेस कैसे सेट करता है, क्या है उसके पास एडवांटेज, वैल्यू कितनी क्रिएट करता है, ये सब जानना जरूरी है क्या? यस, ये जानना जरूरी है, तभी तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप तैयार होगा। What gives them competitive advantage? What are their resources, capabilities and core competencies? पता है क्या? resources, capability, competencies and core competencies अलग अलग होती है। yes, आगे बात करेंगे। What are their futuristic strategy, distribution network, financial position, manpower strength, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। कॉम्पिटिटर के बारे में जब हम नॉलेज गैदर करते हैं उसको हम CI बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। इसी के प्रोसेस को, इसी की बिजनेस एनालिसिस, इसी प्रोसेस को अपन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बोलते हैं। हर कंपनी तैयार करती है दूसरी कंपनी का कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। अब आ गए सर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के ऊपर, इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, अच्छे से करके जाना, 2 अटेम्प्ट पहले भी आया था, ठीक है, फिर आ सकता है, ये सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस, क्या है बोलो भाई, क्या है? बिजनेस एनालिसिस अबाउट हुम, कॉम्पिटिटर, टू गैदर इंटेलिजेंस अबाउट द कॉम्पिटिटर्स। क्लियर है क्या? कैसे? विच आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऑल्सो अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। तो देखो भैया यहां पे ये क्या कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, इसके बगैर तो तुम कर नहीं सकते। इट परमिट्स द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ देयर विजन, मिशन, कोर वैल्यू, निच मार्केट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को हम अपने साथ टैली करते, बोलो यस और नो। नहीं मतलब कोक पेप्सी के साथ करता होगा। एक बार ना एक कहानी बता, सुनो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, स्टोरी मतलब एग्जांपल। एक बार कोका कोला कंपनी को ऐसा लगा, पेप्सी एंड कोक में वॉर चलता था ना, 70s में बहुत तगड़ा वॉर होता था, उन दोनों के बीच में एकदम भयंकर वाली लड़ाई थी। तो पेप्सी थोड़ा सा, आपने भी पी होगी, पेप्सी थोड़ा सा मीठा होता है और कोक थोड़ा सा धुआं फेंकता है, मतलब थोड़ा सा कड़वा होता है, गले में जाके जब तक कोक लगता नहीं, अपने को लगता नहीं कि कोक पिया है। बोलो यस और नो, सारे लोग बोलो, ऐसा होता है अपने साथ? यस, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी बचपन में होता।
तो पेप्सी को कैसा, कोक को कैसा लगा कि मैं भी ना स्वीटर कोक बनाता हूं। सम रोबर्टो कैंटेरा करके उसका सीएमडी हुआ करता था उस जमाने में, उसकी बात कर रहा हूं। देखो भाई यही एग्जांपल है, ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। उसने तैयार किया, बिजनेस एनालिसिस किया, उसको समझा, उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को समझा और चले कॉपी पेस्ट करने। अब उनके पास वो कोर कॉम्पिटेंसी थी नहीं, वो रिसोर्सेस, वो कैपेबिलिटी थी नहीं। जैसे ही मार्केट में गई, पब्लिक ने देखा कोक गले में लगी नहीं, कोक रद्दी है, हाँ चल नकली है, डुप्लीकेट है। तो पता है क्या, कोक का मार्केट गिरने लगा, पेप्सी का मार्केट उठने लगा। तब किसी ने उसको स्ट्रेटेजिकली समझाया, भैया ऐसा है, कोक अपने इसी कोर कॉम्पिटेंसी की वजह से मार्केट में जाना जाता है। तुम्हारा टेस्ट भी कुछ ऐसा है जिसके लिए कस्टमर तुम्हारे ही प्रोडक्ट को प्रेफर करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट का, इन्वायरमेंट का समझना पड़ता है सर। ये भी कंपटीशन एनालिसिस में समझने की बात है। और सर फिर उसने वापस से अपने कोक को उसी पुराने रूप में लाके वही हार्ड वाला कोक डाला और फिर कोक की जिंदगी चल पड़ी, पेप्सी पीछे रह गई। सर ये है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस गैदर करना। कई बार गलत किया तो पीछे पड़ जाएगा, और कई बार सही किया कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप तो आप आगे निकल जाओगे। एग्जांपल बहुत सारे दिए हुए हैं, अब सर इसके स्टेप्स आपको याद ही होंगे। क्लियर हुआ क्या कि ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? सिर्फ उतने के लिए नहीं पढ़ रहे थे जितना आप समझ रहे हो, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनानी है, हमें कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनानी है, हमें कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का पता करना होगा। कैसे पता करेंगे सर? आइडेंटिफाई द कंपटीशन, अंडरस्टैंड द कंपटीशन, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द कंपटीशन, डिटरमाइन द वीकनेसेस ऑफ द कंपटीशन, पुट ऑल द थिंग्स टुगेदर। दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। बट रुक जाओ, जरा थम जाओ, यहाँ पे लिखना सिखाऊंगा पहले, फिर जाऊंगा, क्योंकि ये आने वाला क्वेश्चन है। कई बच्चों को ऐसा लगता होगा कि बस सर हमने ये लिख दिया, ये पॉइंटर्स लगा दिया और इसके अंदर कुछ भी लिख दिया चलेगा। नहीं चलेगा, आईसीआई चला जाएगा तुमको छोड़ के। तुमको उसको पकड़ना है, इधर आ बे नंबर दे। कैसे? ये जो तुम्हें क्वेश्चंस कराए ना, ये सारे अलग अलग पॉइंट के अंदर ये सारे क्वेश्चन पुट होंगे। आइडेंटिफाई द कंपटीशन, हु आर द कॉम्पिटिटर, हाउ मेनी आर दे, व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कंपटीशन को। ये वाले पॉइंट यहां से उठ के यहां आएंगे पहले पॉइंट के अंदर। ध्यान से सुनो, तुमने मॉड्यूल पढ़ा होगा तो वहां भी देखा होगा। अंडरस्टैंड द कंपटीशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए उसकी वैल्यू क्रिएशन की कैपेबिलिटी, उसका मार्केट पोजीशन, उसका मार्केट शेयर, ये जानना जरूरी है, ये सब भी जानना जरूरी है। तब ये बात पूरी होगी। वो क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे इसके अंदर, इसीलिए उसको अलग से समझाया। एंड डिटरमिन देयर स्ट्रेंथ, भाई उनके पास क्या पॉजिटिव है, जो भी इंटरनल फैक्टर उनका पॉजिटिव है, फेवरेबल है, हेल्पफुल है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। उनका कॉस्ट एडवांटेज, प्राइस एडवांटेज, और जहां भी डिसएडवांटेज है वो क्या है, अनफेवरेबल है, उसका इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर, दैट इज देयर वीकनेस। तो सर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ समझने के बाद, कॉम्पिटिटर को समझने के बाद आपकी एनालिसिस पूरी होगी। आप सारी चीजों को एक जगह रखोगे, बेसिकली आप डेटा एनालिसिस करोगे और उसके बेसिस पे आप जो बनाओगे उसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या? लिंकिंग हुई क्या? कनेक्ट हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? बोलो यस और नो, सारे बोलो यस और नो। फ्लो चार्ट इन ईआईएस इंपॉर्टेंट है, बट नहीं किया तो अभी छोड़ देना, बच्चे बता दिया मैंने, भाभ्या इंपॉर्टेंट है, बट जिसने नहीं किया अब करने मत बैठना, अब फ्लो चार्ट करने का टाइम नहीं है प्लीज। चलो चलिए एक बार बोलिए सारे लोग ये बात, कनेक्टिविटी समझ में आई क्या? यस सर समझ में आई। ऐसे ही इंस्टीट्यूट आपसे कनेक्टिविटी वाले क्वेश्चन पूछ देगा। बताओ भाई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी क्या है? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी इज अ स्ट्रेटजी डिजाइन टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगेंस्ट द राइवल्स। मतलब जेबीएल ने पोर्ट्रॉनिक्स को बीट करने के लिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बनाई होगी। बोलो सर यस और नो। सर वो जो स्ट्रेटजी बनाई होगी उसमें क्या किया होगा? सर कुछ नहीं किया होगा, ध्यान से सुनो, इसीलिए वो एग्जांपल दिया है। जेबीएल ने एक प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाया होगा, उसमें वैल्यू क्रिएट करी होगी, 2 पॉइंट पहले बता रहा हूं, उसके बेसिस पे कस्टमर के पास गया होगा, अट्रैक्ट द कस्टमर। तुम जब कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे तो कंपटीशन ने तो कुछ और पहन नहीं रखी, उसके पैर में बेड़ियां तो डाल नहीं रखी, वो भी आएगा। यू विल हैव टू फेस द कंपटीशन एंड यू फेस द कंपटीशन टू बीट द कंपटीशन, क्योंकि स्ट्रेटजी का मिलिट्री ओरिजिन है और मिलिट्री जब लड़ती है तो जीतने के लिए लड़ती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ रियल लाइफ वॉरफेयर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। क्लियर है क्या? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ रियल लाइफ वॉरफेयर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। बोलो यस और नो। क्लियर है क्या? तो जब हम कंपीट करेंगे तो क्या करेंगे? कंपटीशन को बीट करने के लिए हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए करेंगे, और उससे क्या फायदा होगा? हमारी मार्केट शेयर एंड मार्केट पोजीशन स्ट्रेंथन होगी। दीज आर द मूव्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। आई थिंक you have got it, you have so many example, you can write it, you can explain it and we can conclude it. हो गया सर, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप था ये क्वेश्चन। आइए
क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का मार्क है मेंटोर में। देखो भाई तैयारी करके आया हूं। चैप्टर नंबर 2 में कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का क्वेश्चन आएगा, कैसे डील करना है। जरा 1 मिनट दीजिए, क्वेश्चन साथ साथ देखो। मैंने कल जब आपको बताया था कि नेक्स्ट 1.5 डेज की स्ट्रेटजी क्या होगी, अगर मैं स्टूडेंट होता तो तैयारी कैसे करता, ठीक है, 50 में से 47 या 48 या 50 मार्क्स लाने के लिए, तो इसी तरीके से करता। कॉन्सेप्ट करूंगा, क्वेश्चन रेफर करूंगा, गो थ्रू करूंगा, जस्ट एक ग्लांस, ओके ऐसा, ओके चल भाई निकल आगे, ऐसा तुमको भी करना पड़ेगा। चलो फटाफट, और टाइम बाउंड मैनर में वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 खुल जा सिम कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। आजा भाई, कई को नाराज मेरे सर, किधर को गई गई किधर, है भी कि नहीं। ये देखो भाई, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में, एक स्टडी मैट का है, एक आरटीपी है, मई 18 का वहां से है, सुरेश सिंघानिया वाला, दिनेश यादव वाला। किसने किया है? किया है क्या आपने? आप में से किस किस ने एक क्वेश्चन कर रखा है? पहले जरा एक बार फटाफट बता दो। मैं ना 6 to 7 आवर्स लूंगा यार, इसको लेकर टेंशन मत लो भाई, मेरे पे छोड़ा है ना, मेरे को कराने दो, दिल से कराने दो, तुम्हें पूरी तैयारी करके एग्जाम हॉल तक पहुंचाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, डोंट वरी। टेल मी, क्वेश्चन नंबर 13 किया है ना आप लोगों ने? यस, आ जाओ मुद्दे पे आ जाओ। देखो ये क्या है, 2 कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं, इनके कॉम्पिटिटर है, ये दोनों क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, आरटीपी के हैं, पास्ट ईयर के हैं, बट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आएगा। लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आपको इस पूरे स्टोरी का एक सिनॉप्सिस लिखना होगा साहब। सिनॉप्सिस लिखने के बाद आप क्या करोगे? ध्यान से सुनो। आप कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को डिफाइन करोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, स्टेप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आर एज फॉलोज, और चेप देते भाई, ठीक है। और ऐसा चेपते हुए तुमने 0.5 मार्क्स यहां गवा दिया और 0.5 मार्क्स यहां गवा दिया, क्योंकि जिसके स्टेप आप लिखने जा रहे हो बेटा, उसको आपको बताना पड़ेगा। बोलो ये लॉजिक है कि नहीं? नहीं मतलब अंकल के घर जाओगे मिलने के लिए, नमस्ते तो बोलोगे ना, बोलो यस और नो। ऐसा होगा क्या? हाँ अंकल किधर है, घुस गए घर के अंदर एकदम दरवाजा तोड़ धोड़ करते हुए, अंकल से मिलने आए थे, बात खत्म है, नमस्ते प्रणाम, एटिकेट्स मैनर्स क्या होते हैं, क्या मतलब इन सब चीजों का अपनी लाइफ में कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं करोगे ना आप, बोलो यस और नो। सुरेश वाला किया है, ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ सर, तो बेटा इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनका सिनॉप्सिस और उनका ये इंट्रो पार्ट, मतलब कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को डिफाइन करना जरूरी है, और उसके बाद आप चालू हो जाओ स्टेप्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो क्या क्या हाईलाइट किया हुआ है, एग्जामिनर क्या क्या देखना चाहेगा, उसके हिसाब से इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने हाईलाइट करके आपको बताया हुआ है। इस तरह से आप 1 नंबर पहले, आउट ऑफ 5 यू गेट 1 मार्क्स एंड इजिली यू गेट, and then you have to write all the steps and see here, answers the question, answers the question, answers the question, लिखा हुआ है क्या? answers the question, answers the question, आपको ये लिखना पड़ेगा साहब। अगर आपने ये सारा लिख दिया और ये क्वेश्चन माइनस कर लिए, तो इसी 5 में से आपको 1 नंबर देके घर भेज देगा, फिर आप लड़ाई करते रहोगे, मैंने तो सारे स्टेप्स लिखे थे, आईसीआई ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरा कबाड़ा निकाल दिया आईसीआई ने, रोते रहो बैठ के। ये उसूल है, क्योंकि ये जो आपने एक्सप्लेन किया ना, इन क्वेश्चन के बगैर उसका कोई वजूद नहीं है, उस आंसर का कोई लेना देना नहीं है। कैसे मैं समझूं कि तुमने सही लिखा? तो बेटा आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, बस यही बात थी, इसलिए इस क्वेश्चन पे आया था। रेस्ट इज ऑल राइट, चलो वापस रिवीजन पे। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या सबको? यस थैंक यू। चलो आगे चलते अगले सवाल की तरफ। अब आते हैं सर एक नए क्वेश्चन की तरफ। यहां लिखा हुआ है CL and CS कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी इज कंसीडर्ड एज वेरी वेरी हॉट टॉपिक अमंग क्वेश्चन सेटर्स। ओके ठीक है, अब आ जाओ भाई, रोल ऑफ रिसोर्सेज कैपेबिलिटी टू गेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। अब ये मुद्दे पे आ जाओ, इस वाले एरिया से क्वेश्चन रहेंगे, आपको भी पता है यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। सीधा सीधा मैं आ रहा हूं कोर कॉम्पिटेंसी वाले टॉपिक के ऊपर, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। We have resources, these are of 2 type, tangible and intangible, सबको क्लियर है? स्किल्स हो, टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हो, रेपुटेशन हो, कॉपीराइट हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, ये सब क्या है? इंटेंजिबल है, राइट। हाँ हमारी रेपुटेशन हो, ये सब इंटेंजिबल क्या है? जो बैलेंस शीट में बहुत ही कम दिखती है। 80% आइटम बिजनेस के ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट में नहीं दिखते, सिर्फ 20% के लिए अपन जान देते हैं, वो टेंजिबल है, ठीक है, क्लियर है, ओके।
सर रिसोर्सेस को हमने यूज किया, अपने डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोडक्शन प्लांट में माल बनाने के लिए, माल बना के कस्टमर को भेजने के लिए, लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन में, इधर उधर, उसे सर हमने कैपेबिलिटी बोला। कैपेबिलिटी से के बेसिस पे जब हम दूसरी कंपनी से कंपीट करते हैं और हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, उसे हम कॉम्पिटेंसीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, समझ में आई क्या बात? कॉम्पिटेंसीज बोलते हैं। तो did you get the difference between competencies and capabilities? Capability used to gain an edge over the rival is called competencies. सर ये फिर सीसी कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? ध्यान से सुनना। When your competencies, capabilities and resources give you sustainable competitive advantage, not only CA but SCA, जब आपको ये कॉम्पिटेंसीज, ये कैपेबिलिटीज, ये टैंजिबल इंटैंजिबल रिसोर्सेस इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रेट होने की वजह से सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हो, वैसी कॉम्पिटेंसीज को या कैपेबिलिटीज को या रिसोर्सेज को कोर कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। जैसे अमेजॉन का, जैसे वॉलमार्ट का लॉजिस्टिक्स, वॉलमार्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे iOS फॉर एप्पल, जैसे चिप बनाने की टेक्नोलॉजी फॉर IBM, जैसे विंडोज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इनोवेशन की कैपेबिलिटी फॉर IBM। This is called core competency because that gives that company a sustainable competitive advantage for long term। ठीक है, किसी कंपनी का CEO जिसके पास बहुत विजडम है, जो बहुत तेज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सकता है, से रतन टाटा, से अंबानी, दे आर कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस हाउसेस। गेटिंग द पॉइंट? सो टैंजिबल या इंटेंजिबल किसी नेचर का हो सकता है, वो कोर कॉम्पिटेंसी होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ये बात अगर समझ गए हो आप साहब, तो चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेट होंगे। टॉपिक नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान से सुनना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस दैट प्रोवाइड सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन? इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस मतलब टैंजिबल इंटैंजिबल रिसोर्सेस दैट प्रोवाइड कोर कॉम्पिटेंसी टू एनी बिजनेस। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है सर? IDTF। कैसे बोलोगे इसको? I फॉर इमिटेबिलिटी, बोलो मेरे साथ एक बार। D फॉर ड्यूरेबिलिटी, T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी, A फॉर एप्रोप्रिएबिलिटी। एक एक एग्जांपल के साथ। इमिटेबिलिटी मतलब क्या बोले तो? मतलब ऐसी रिसोर्स, ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी कॉम्पिटेंसी जो मेरे कॉम्पिटिटर कॉपी नहीं कर पाए, और अगर वो इमिटेट करता हो दैट इज कॉस्टली टू इमिटेट। 2 पॉइंटर्स विद एग्जांपल, कैन यू राइट? iOS 10 का एग्जांपल दे सकते हो, IBM की चिप का एग्जांपल दे सकते हो, वॉलमार्ट के डेटा की अवेलेबिलिटी का एग्जांपल दे सकते हो, कस्टमर बेस का एग्जांपल दे सकते हो, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल दे सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। नंबर 1 सर दैट इज कोर कॉम्पिटेंसी। नंबर 2, सारे लोग ध्यान से सुने, राधा मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? वीडियो में पीछे भी जाके देख लो। अगर कोई चीज तुमसे बस छूट जाती है ना, जरा एक स्टेप बैक जाके जरा देख लो, ठीक है? या ब्रेक में देख लेना, ठीक है? टाइम कम है, काम ज्यादा है, थोड़ी सी तो तुम्हें मदद मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है? आर यू देयर? ओके। दूसरा सर ड्यूरेबिलिटी, मतलब ऐसी रिसोर्सेस, ऐसी कैपेबिलिटी जो ड्यूरेबल हो। रतन टाटा ड्यूरेबल है। अब देखो भाई, स्टीव जॉब्स था एप्पल में, उसे पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया। अब वो बताओ अपॉर्चुनिटी, अब वो बताओ स्ट्रेंथ है या वीकनेस है एप्पल के लिए उस समय 1990s में जब उसे पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ? ऑब्वियसली वो उसके लिए स्ट्रेंथ नहीं रह गया, वीकनेस हो गया, मतलब ड्यूरेबिलिटी चैलेंज हुई। मतलब कोई भी चीज जो ड्यूरेबल हो, से मैंने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, कितने लंबे समय तक मेरे साथ रहती है? IBM की टेक्नोलॉजी पेटेंट्स ही तो है जो ड्यूरेबल है, ठीक है? ऑक्सफोर्ड का जो रिसर्च हुआ कोरोना की वैक्सीन को लेकर के, उसका रिसर्च ही है जो ड्यूरेबल है, और जिसकी वजह से वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है। पूरी दुनिया के वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने उससे पेटेंट उससे शेयर किया, लिया, उसने उसकी रॉयल्टी ली और उन्होंने वैक्सीन बनाया। पूरी दुनिया में बूस्टर पे बूस्टर लगे जा रहे हैं। हमने अपने कोर्स का नाम ही रख दिया बूस्टर रिवीजन। ओके, हाँ, वेरी गुड श्रुति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी, ओके। अब सर ट्रांसफरेबिलिटी, बताओ भाई, एक मैंने टेक्नोलॉजी बनाई और वो मैंने आपको ट्रांसफर कर दी, बताओ क्या मेरी ये कोर कॉम्पिटेंसी है? क्या मुझे ये सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगी? नहीं सर। सर देखो ये कोक का फॉर्मूला, देखो एग्जांपल यहीं पे है, मैंने चिपका के दिया आपको तरीके से, एक एग्जांपल एक टॉपिक के लिए वहीं पे लगा हुआ है। कोक के फॉर्मूला हाउस में जाने की परमिशन वहां के टॉप मैनेजमेंट के भी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो इस फॉर्मूले को ट्रांसफर जिस दिन कर देंगे, खेल खत्म, कोक वो खो जाएगा।
चोक हो जाएगा वो बेचारा। तो क्या होगा, ट्रांसफरेबिलिटी, जो ट्रांसफर ना हो उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। ठीक है सर, मेरे पास जो इनटेंजिबल, जो मेरे पास जो टैसिट नॉलेज है, किस तरह से मैं लेक्चर लेता हूं, किस तरह से मैं सोचता हूं, क्या मैं ये किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं। इसका मतलब किसी भी इंसान के अंदर जो विजडम है वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी हो सकती है। यस सर, हो सकती है। एंड एप्रोप्रिएबिलिटी, सर मेरे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, सर मेरे पास बहुत रिसोर्सेज है, सर मेरा बहुत फंड है, मैं बहुत इनोवेट कर सकता हूं, लेकिन क्या है ना सर, 6 महीने में सोना चाहता हूं। किधर रजाई डाल के ना, अंटार्कटिक महासागर, उधर अंटार्कटिका में जाके ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे किधर जाके सोना चाहता हूं, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो सर क्या वो टेक्नोलॉजी, क्या वो सारी चीजें मेरे को कमाई कराएंगी? मतलब पैसे आएंगे घर पे चल के? पैसा चल के नहीं आता। मतलब वो सारे रिसोर्सेज जब तक आपको रिटर्न के फॉर्म में कुछ लाके नहीं देते हो, खास करके मॉनेटरी रिटर्न ना देते हो, प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन ना देते हो, दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मींस appropriation का होना in terms of returns is very important. Then only you are going to tell any resource as a sustainable, as something that provides you sustainable competitive advantage or core competency. ध्यान रखना इस बात का, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। IDTF याद रखो, ठीक है। I फॉर बोलो इमिटेबिलिटी, D फॉर ड्यूरेबिलिटी, T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी एंड F फॉर अप्रोप्रिएबिलिटी। क्लियर है? लॉक करें, आगे बढ़े। थैंक यू। चलो, अब कोर कॉम्पिटेंसी क्या है ये सब देख लेना आप। अब सर 3 इंपॉर्टेंट बातें, 3 कॉम्पिटेंसीज दैट कैन बी टर्म्ड एज सीसीज, कोर कॉम्पिटेंसी। ध्यान से सुनो, 3 कॉम्पिटेंसी किसके हिसाब से? सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमेल के हिसाब से। आपके मॉड्यूल में कई बार क्वेश्चन में सीके प्रहलाद, गैरी हैमेल का नाम होगा, कभी नहीं होगा। एक बार पास्ट ईयर में आया भी था, बच्चों ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया उसके अंदर। 3 कॉम्पिटेंसी दैट कैन बी टर्म्ड एज कोर कॉम्पिटेंसी, मतलब वो कॉम्पिटेंसी जो किसी कंपनी को सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है, उसको हम कोर कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। तो सर उसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर बोलो भाई। सीवी एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, सी फॉर कॉम्पिटिटर्स डिफरेंशिएशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब वो कॉम्पिटेंसी जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हो। कोई भी स्किल हो सकता है, कोई भी नॉलेज हो सकती है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई भी इनोवेशन हो सकता है, कोई भी फंड्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, लॉजिस्टिक्स, तमाम तरह की कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंसी जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हो, दैट कैन बी टर्म्ड एज कोर कॉम्पिटेंसी। नंबर 1। नंबर 2, समथिंग दैट क्रिएट्स वैल्यू, वैल्यू क्रिएशन। वेरी सिंपल, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो फीचर, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, आफ्टर सेल सर्विस, सर्विस, इनसे आती है। वॉलमार्ट इसी तरह से वैल्यू क्रिएट करती है अपने कस्टमर के लिए। नंबर 2। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन? सर मेरे पास तो रतन टाटा जी हैं, सो रहे। सर मेरे पास तो नटराजन चंद्रशेखरन, मेरे तो झाड़ू लगाते नहीं, मतलब उनको जाकर डिसीजन लेना चाहिए, वो झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? नहीं, अंबानी आया था कल मेरे से हाय हेलो करने, चाय पीने, उसको मैंने थोड़ी ज्यादा पिला दी, मतलब वो यहीं सोया हुआ है 4 दिन से। बताओ भाई, कॉम्पिटेंसीज तो है अपने पास, लेकिन अपन अप्लाई नहीं करते, तो क्या उससे आप कोर कॉम्पिटेंसी कह सकते हैं? जब वो अप्लाई होगी, जब उससे एप्रोप्रिएशन होगा, जब वो नॉन ट्रांसफरेबल होगी, जब वो ड्यूरेबल होगी, गेटिंग द पॉइंट, जब वो कोई इमिटेट ना कर पाए और फिर उसको हम अप्लाई करते हैं, देन ओनली दैट गिव्स अस, प्रोवाइड्स अस कोर कॉम्पिटेंसीज। ध्यान रखना इस बात का। सीवी एप्लीकेशन, सी फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कॉम्पिटिटर्स डिफरेंशिएशन, वी फॉर वैल्यू क्रिएशन या कस्टमर वैल्यू, एंड एप्लीकेशन बोले तो एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज। बोलो यस और नो। कैन यू राइट दिस? कैन यू राइट दिस? कैन यू एक्सप्लेन दिस? कैन यू पुट इट इन द राइट प्लेस? यस और नो? यस और नो? टेल मी। इसी तरह से क्लास चलती रहेगी लगातार। नहीं, कमेंट नहीं आ रहे। यहां से कंक्लूड करें, आगे बढ़े, आगे चले। चलो थैंक यू, चलो आगे चलते। आ जाओ मुद्दे पे आ जाओ। चलो भाई, दूसरा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और आएगा यहां पे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। वेरी सिंपल, टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। बोलो कितने टूल्स? कितने टूल्स? कोई बच्चा 1 लिखता है, कोई 2 लिखता है। बोलो कितने टूल्स? 2 टूल्स। कौन कौन से? नंबर 1 टूल, 4 क्राइटेरिया टू सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो 4 क्राइटेरिया जो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं। ध्यान से सुनना, इसकी एक्सप्लेनेशन आप ड्रॉ कर सकते हो आईडीटी ऐप से। बात समझ में आई क्या? ये आईडीटी ऐप इमिटेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एप्रोप्रिएबिलिटी से ही निकले हुए बच्चे हैं। क्या? वैल्यूएबल एनसीआर बोला,
वो 4 क्राइटेरिया जो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं, मतलब जो कोर कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करते हैं। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है कि मैं वैल्यूएबल एनसीआर लगाऊं, ये वाला फॉर्मूला, या आईडीटीएफ लगाऊं। यहां कंफ्यूजन होती है, आपको ध्यान में रखना है। उसका हेडर, उसका पॉइंटर, उसका टॉप ध्यान में रख के आंसर देना है। ये सीके प्रहलाद भाई साहब ने बताया है, इसीलिए हम ऐसे पढ़ते हैं। सबसे पहला वो वैल्यूएबल होना चाहिए। अगर वो वैल्यू क्रिएट करता है, कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन करेगा ही करेगा, उसको अप्लाई करो, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा, वो कोर कॉम्पिटेंसी है नंबर 1। नंबर 2, iOS 10 हो या इंटेल की टेक्नोलॉजी हो, क्या किसी कंपनी के लिए, जिस भी कंपनी की वो है, इंटेल की या एप्पल की, क्या उसके लिए वो वैल्यूएबल है? यस। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, क्या वो इजिली कॉपी हो जाती है? क्या उसके सब्स्टिट्यूट इजिली मार्केट में अवेलेबल है? आप बोलोगे नहीं सर, iOS 10 जैसा कोई नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। विंडोज जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे का नहीं है, ठीक है। एमएस ऑफिस जिस तरह से काम करता है दूसरा नहीं करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस तरह से आई है वैसी ट्रेडिशनल डेटाबेस काम नहीं करती है, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का मैनेजमेंट इतना फ्लॉलेस होता है। यस सर, वो नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है, इसीलिए सर उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो सस्टेनेबल है, इसलिए वो कोर कॉम्पिटेंसी है। नंबर 3, कॉस्टली टू इमिटेट। अगर कोई iOS 10 जैसा सॉफ्टवेयर बना भी ले और एप्पल उसे 5000 में बनाता है, दूसरा उसे 10,000 में बनाता है, तो बना के ही क्या उखाड़ लेगा? So again, that is costly to imitate, and that's why that is sustainable competitive advantage, and Rust is rare, something that is rare. बताओ भाई, आप बताओ कि माइक्रो प्रोसेसर बनाने की टेक्नोलॉजी क्या इंटेल की तरह सबके पास है? इंटेल AMD जैसी सबके पास है? राइजन जैसी सबके पास है? नहीं है सर, दीज आर द रेयर टेक्नोलॉजी। सर, जितना बड़ा कस्टमर का बेस वॉलमार्ट के पास आज की डेट में हो गया अक्रॉस द ग्लोब, क्या किसी के पास है? क्या वो रेयर नहीं है? जिस तरह से डेटा एनालिटिक्स वो कर सकता है, क्या कोई और कर सकता है? जितना रीच आर इंडिया में मार्केट शेयर में जियो का हो चुका है टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, क्या किसी दूसरे का है? नहीं है। सो दीज आर रेयर थिंग्स दैट प्रोवाइड अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यू हैव टू राइट, यू हैव टू पुट द एग्जांपल, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड दीज टॉपिक्स। विदाउट एग्जांपल इफ यू राइट, योर आंसर विल बी सिली। ठीक है ना? यस श्रुति, मैं रिलेटेड क्वेश्चन कर तो रहा हूं। आप लगता है लेट आए हो, ठीक है, आप लेट आए हो, इसीलिए आपको नहीं पता। चलो, तो 4 क्राइटेरिया ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक बार सारे मेरे साथ बोलेंगे। बोलो भाई, वैल्यूएबल एनसीआर, वैल्यूएबल, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, कॉस्टली टू इमिटेट, रेयर। क्लियर है? और सर दूसरा, टूल्स टू आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसी, माइकल पॉटर का वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस सबको क्लियर है? एक बार बताओ, क्या वैल्यू चेन एनालिसिस सबको क्लियर है? उसके बाद मैं कोर कॉम्पिटेंसी वाले सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। प्लीज टेल मी, क्या आपको वैल्यू चेन मुझे कराने की जरूरत है? प्राइमरी एक्टिविटी, सपोर्ट की एक्टिविटी, मुझे नहीं लगता किसी को कराने की जरूरत है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड सर्विसेज। सपोर्टिव एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन R&D हो, या प्रोक्योरमेंट हो। अब ध्यान से सुनना सर ये वैल्यू चेन एनालिसिस क्यों किया? इसके पीछे का फिलॉसफी क्या है? इसके पीछे की फिलॉसफी कुछ नहीं है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यही वाला है सर। पिलर नंबर 420 यहीं से पैदा हुआ। इसने बोला मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू एंड क्रिएटिंग मार्जिन। ध्यान से सुन ले सारे बच्चे, जिनके कॉन्सेप्ट अब तक इसको लेकर के उल्टे पुल्टे थे, अभी कंप्लीट कर ले अपने आप को। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू। मैनेजिंग लिंकेजेज मैं करा रहा हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक में करना ही करना है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस की प्राइमरी फिलॉसफी एज पर माइकल पॉटर 1980 और 1990 में जब उसने ये मॉडल दिया, उसने कहा सर हम चाहते हैं कि आप ये प्राइमरी एंड सपोर्ट की एक्टिविटी जिससे पैदा हुए प्राइमरी एंड ऑपरेशनल प्रोसेसेस या सपोर्टिव प्रोसेसेस जो EIS में पढ़ते हो आप, इतने अच्छे से करो कि हम कॉस्ट को कंट्रोल एंड रिड्यूस कर पाए। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पूरा पर्पस है, मतलब अपने आप में स्ट्रेटजी है ये। और सर हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाए। ऑब्वियसली जितना बेहतर इन एक्टिविटीज को हम करेंगे, हम मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू के प्रिंसिपल पे काम करेंगे। जैसे ही हमारा कॉस्ट कम होगा और वैल्यू ज्यादा क्रिएट होने लग जाएगी, हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंड है PB, जिसे हम मार्जिन बोलते हैं, ये प्रॉफिट वाला मार्जिन नहीं है, ये लार्जर मार्जिन है। यहां प्रॉफिट मार्जिन से माइकल पॉटर का मीनिंग प्रॉफिट से नहीं है, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी बैंड से है, जिसमें कस्टमर मार्जिन भी शामिल है। आई थिंक ब्रीफली यू अंडरस्टैंड, बाकी डिटेल में तो कभी क्लास में डिस्कस करेंगे। सर ये है इसका कोर कॉन्सेप्ट, और सर ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, डायग्राम बनाओ तो और अच्छी बात है। ये सारी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करो, एंड सर
ये वाला पिलर 420 सक्सेसफुल होगा, इसकी क्या गारंटी है? देखो भाई, खाली की गारंटी होगी, भरे हुए की क्या गारंटी? सीधी सी बात। अभी जैसे देखो भाई, बिल्कुल सीधी सी बात है, कट टू कट 2 लाइन की बात। खाली की गारंटी होगी, भरे हुए की क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं साहब। तो देखो भाई, ध्यान से सुनो, गारंटी क्या है इसकी? गारंटी ये है कि सर आपको करना पड़ेगा मैनेजिंग लिंकेजेज इन वैल्यू चेन। मैनेजिंग लिंकेजेज के 2 पार्ट है। मैनेजिंग लिंकेजेज क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ा था ना वहां पे, बोलो यस और नो। एआईएस के अंदर चैप्टर 1 में पहला ही कॉन्सेप्ट, ऑपरेशनल प्रोसेसेस, सपोर्टिव प्रोसेस एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस। वो मैनेजमेंट प्रोसेस क्या था कि वैल्यू चेन की एक्टिविटीज को मैनेज कैसे करेंगे? तो मैनेज करने के लिए, स्ट्रेटेजिकली मैनेज करने के लिए अपने पास मैनेजिंग लिंकेजेज है, यही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। 2 तरह से लिंकेज करेंगे सर, एक को बोलते हैं इंटरनल, दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल। इससे फायदा क्या होगा सर? ये एक्टिविटी जितनी एफिशिएंटली होगी, जितना वेल इंटीग्रेटेड होगा, जितना वेल कोऑर्डिनेटेड होगा, हमारा मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू और मैक्सिमाइजिंग द मार्जिन का फॉर्मूला उतना बेहतर लगेगा। पिलर नंबर 420 सक्सेसफुल होगा और सर हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। यही लॉजिक है सर आपके मैनेजिंग लिंकेजेज का। क्या ये बातें आप लिख सकते हो? क्या मैं एक्सप्लेनेशन जो बोल रहा हूं, यू कैन राइट इट? बोलो यस और नो। क्या यू कैन राइट इट बिकॉज यू अंडरस्टूड दिस इन टेक्निकल टर्म्स? कैन यू राइट दिस इन योर ओन लैंग्वेज इन 1-2 सेंटेंसेस? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। कीर्ति, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, डोंट वरी, आ रहा हूं क्वेश्चन। एक बार जरा सारे बता दो। राधा बताओ, पीएसके बताओ, धनराज, पीडी, थैंक यू। एक बार मैं सुनना भी चाहता हूं, जरा सुनने, बात करते रहने से, हम इंटरेक्ट करते रहेंगे तो हमारा सेशन जरा जिंदा रहेगा। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, बाकी सब गैर जरूरी है। यस, अंशु दुबे लिख नहीं सकते, अब क्या करें भाई बताओ? शुरू से शुरू करें क्या? कोशिश करो लिखने की, क्योंकि अभी आपको मॉड्यूल तो पढ़ा नहीं सकता मैं बैठ के सारे। गेटिंग द पॉइंट? तो ग्रास्प करो, अंडरस्टैंड करो, समझने की कोशिश करो और लिख दो। बाकी सब लोग कह रहे हैं यस सर वी कैन राइट, वी कैन राइट। देखो सिंपल सी बात है, क्या लिखना था यहाँ पे कि सर वी वांट टू, वी हैव 4 एक्टिविटीज, वी हैव 5 एक्टिविटीज, 5 आर प्राइमरी एंड 4 आर सपोर्टिव, एंड दिस इज द इनबाउंड। ये वो लिस्टिंग कर सकते हो, उनकी डिटेल लिख सकते हो, कह सकते हो कि इनको हम बेहतर मैनेज करेंगे तो जो हमारी वैल्यू चेन की फिलॉसफी है वो कहती है मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू एंड देयर बाय अचीविंग बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। लिख सकते हो? बोलो यस और नो। आसान है यार, इसमें कौन सा मैंने रॉकेट साइंस लगा दिया? और जितना दिल करे उतना लिख सकते हो। अच्छा जी, ये कैसे पॉसिबल होगा? सो टू डू सो वी नीड टू properly manage the value chain activity, and for that we have managing linkages. These are of 2 types. कौन सी बड़ी बात है? One is called internal, another is called external linkage. Internal linkage means between primary activity, primary to support activity, and support activities, support to support activity. देखो भाई कैसे सर, देखो प्राइमरी टू प्राइमरी, मेरे को ऑपरेशन प्रोडक्शन करना है, मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोक्योरमेंट ने वहां पे प्रोक्योर करके रखा हुआ है, क्या बिना इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के मेरे पास आ सकता है क्या? सर कभी नहीं आएगा। तो बताओ, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस का आपस में वेल कोऑर्डिनेशन से काम करना जरूरी है क्या? और प्रोडक्शन कितना करना है? तुमने ईआरपी पढ़ते हुए मॉड्यूल्स पढ़ा होगा, तो वहां प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल में तुमने सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग नाम का एक टर्मिनोलॉजी पढ़ा होगा। बोलो सारे बच्चे यस और नो। यस सर। तो सेल्स एंड मार्केटिंग सर हमें बताती है कितना आइटम, कितना सेल्स, कितना ऑर्डर हमारे पास आ सकता है, उसको देख के प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं। तो बताओ, सेल्स एंड मार्केटिंग, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस का आपस में मिलकर काम करना जरूरी है क्या? यही तो मैनेजिंग लिंकेज है, यही तो इंटीग्रेशन बोलते हैं जब हम ईआईएस पढ़ते हैं, और खास करके जब ईआरपी की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, प्रोसेसेस एंड मॉड्यूल्स बोलते हैं क्या वहां पे? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के बगैर कस्टमर को माल पहुंचा सकते हो क्या? सर्विस है, आपसे सेल्स सर्विस दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते सर। तो इसे कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज का बेटर इंटीग्रेशन, मैनेजिंग लिंकेजेस बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटीज। सिमिलरली प्राइमरी एंड सपोर्ट, सर रॉ मटेरियल चाहिए, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स वहां पे ट्रक लेके, लॉरी लेके खड़ा है, लेकिन सर प्रोक्योरमेंट वेंडर सप्लायर देने को कुछ तैयारी नहीं है, क्योंकि उसको पीओ ही नहीं पहुंचा है। माल आएगा क्या? कभी नहीं आएगा सर। सो प्रोक्योरमेंट एंड इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का जब मिलन होगा सर, इसे बोलेंगे सपोर्ट टू प्राइमरी एक्टिविटी। बोलो क्लियर हुआ क्या? लिख सकते हो क्या एग्जाम्पल के साथ? यस सर, लिख तो सकते ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी, फालतू बातें नहीं करेंगे, ठीक है, काम की बात, ठीक है। डन है क्या यहां तक? वेरी गुड, चलो आगे। अब मुद्दे पे आते हैं, समय है कम और काम है ज्यादा।
अब हम बात करते हैं सपोर्ट टू सपोर्ट का। देखो भाई ऐसा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास गया कौन, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी वाला, 4 साइंटिस्ट चाहिए। उसने बोला मेरे पैसे नहीं है, तो पैसे के लिए कहां जाना पड़ेगा, सीए लोगों के पास, बोलो यस और नो, तुम्हारे पास, अकाउंट फाइनेंस वालों के पास। इन तीनों के मिलन के बगैर क्या ये साइंटिस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में R&D करने के लिए हमारे पास अवेलेबल होंगे क्या? सर ऑफ कोर्स नहीं होंगे। नहीं होंगे तो कैसे माल बनेगा? नहीं बन पाएगा सर। दिस इज सपोर्ट टू सपोर्ट का लिंकेज। जितना बेहतर करोगे उतना बेहतर हमारा पिलर नंबर 420 काम करेगा। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू के प्रिंसिपल पे अपन काम करेंगे। डन है? ओके सर। अच्छा सर, ये तो सर इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? एक्सटर्नल में लिंकेज दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं वर्टिकल, एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आपको नहीं पढ़ना, कट कर दो, आपकी जानकारी के लिए सिर्फ डाला था, जनरल नॉलेज के लिए कट कर दो। सर वर्टिकल लिंकेज की बात कर लेते हैं। वर्टिकल का मतलब होता है जो वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क है, वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क किसको बोलते हैं? सर सप्लायर, सर ऑर्गेनाइजेशन आपका, एंड सर कस्टमर या बायर। ध्यान से सुनना, ये तीन को मिला के हम वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क बनाते हैं। बोलो यस और नो, यस और नो। यस सर। ध्यान से सुनो, तो क्या होगा कि सर हमारे कस्टमर को कोई माल चाहिए एक्स क्वालिटी का, सर ये जीबीएल चाहिए किसी एक्स टेक्नोलॉजी का, ये सप्लायर, इसकी टेक्नोलॉजी का सप्लायर ओटीसी है। तो क्या हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन ओटीसी के साथ बेहतर लिंकेज रख सकते हैं? क्या उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे होंगे? ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ सप्लाई, ही विल गिव अस बेटर सर्विसेज एंड बेटर सजेशंस सो दैट वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर ड्रम स्पीकर। यस सर। सो दैट इज वर्टिकल लिंकेज, एक्सटर्नल विद द सप्लायर, क्योंकि सप्लायर इज द एक्सपर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। सप्लायर्स, they can give us advice, and based on their specifications and some advices we can enhance value creation capability of our products. So that is one linkage. Another is distributor, retailer, wholesaler आपको फीडबैक देते हैं क्या? कंज्यूमर, कस्टमर आपको फीडबैक देते हैं क्या? यस सर देते हैं। तो उन फीडबैक का आप क्या करते हो? सर उस फीडबैक का अपन फीडबैक लेके भूल जाते हैं? नहीं जी, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल लिंकेज ऑफ विद द डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर, रिटेलर्स एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। दैट इज अनदर वर्टिकल लिंकेज, क्योंकि ये कस्टमर भी इंपॉर्टेंट है ना। तो पूरे वैल्यू चेन एनालिसिस का समरी क्या है? पूरे वैल्यू चेन एनालिसिस की समरी है मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू। बोलो यस और नो। नंबर 2, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश कर। यूं तो टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। मैनेजिंग लिंकेजेस आपको ऐसा शीशा ढूंढ के देगा जिससे आप पत्थर को तोड़ सकते हो। आप मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू के प्रिंसिपल पे काम कर सकते हो और अपने मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हो, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप गेन करने वाले हो। दैट इज सर वैल्यू चेन एनालिसिस का लिंकेज। क्लियर है? डन। कंक्लूड करें, एक क्वेश्चन इस एरिया से आएगा। अब चलते सर क्वेश्चन डिस्कशन की तरफ। थैंक यू। आ जाओ भाई क्वेश्चन के ऊपर। एक बार जरा एक रिक्वेस्ट, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, मैंने बोला ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं, कभी नहीं बोला आज तक, रेयर बोलता हूं। पहले तो सारे वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, जो जहां बैठे हो 1 मिनट लगा के प्लीज शेयर कर दे। इतना तो करो यार, इतना तो बनता है बॉस। इतनी मेहनत करने के बाद और तो कुछ लेंगे नहीं, आपका समय, आपका टाइम और आपके लाइक्स एंड शेयर्स। चलो इतना करो आप। जब तक मैं मेंटोर पे आता हूं, क्वेश्चन निकालता हूं सीसी से रिलेटेड। ठीक है, सीसी के क्वेश्चन किधर गए सीसी भाई साहब? ये तो जी क्वेश्चन देख लो एक, बस एक ग्लांस दे रहा हूं, आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन में क्या लिखना है। प्रैक्टिकल हो, थ्योरेटिकल हो, कैसा होगा, नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, उसी के हिसाब से आपको आइडिएशन क्रिएट करना है। थैंक यू। आ जाओ मेजर कोर क्वेश्चन नंबर 15 देखो मैं कर रहा हूं, ये आरटीपी का है, पास्ट ईयर 21 का है, आरटीपी दिसंबर 21 का है, तो एकदम लेटेस्ट वाला ही है। मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज: कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू, एप्लीकेशन टू द मार्केट्स। डिस्कस। ओ तेरी, वो तीनों बता दिए। ये है नया आईसीआई, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। गेटिंग द पॉइंट? बात समझ आएगी आपको? बहुत ही सिंपल बात है। इंस्टीट्यूट ने कहा तुझे स्ट्रेस मारने की जरूरत नहीं, दिमाग पे पहरा लगाना ही नहीं, तू तो बस इतना कर, मैं पॉइंट बता देता, तू एक्सप्लेन कर दे। ये है नया आईसीआई। ठीक है, पहले कैसा होता था, इसी पॉइंट को लिखने के लिए अपने को 1.5 मार्क्स मिलते थे। अब वो इंस्टीट्यूट ने स्कोप ही खत्म कर दिया। आओ भाई कोई बात नहीं, भारी मन से आगे देखते हैं। भाई देखो ये किसने बोला? सीके प्रहलाद गैरी हैमल ने बोला, मैंने आपको बताया। आपको अब ये तो जरूरी लिखना पड़ेगा, 0.5 बनेंगे, 0.5 निकलेंगे। आप गारंटी ले लेना 99% बच्चे क्या करेंगे, सीके प्रहलाद गैरी हैमल को याद ही नहीं करेंगे, बोलेंगे ये कौन,
अच्छा आपने टीचर की तरह होगा कोई, चल भूल जाए यार, होगा प्रोफेसर यार कहीं का, गोली मार, नहीं करना ऐसा, ऐसा नहीं करना, वहां नहीं चलेगा, ठीक है। नंबर 2 सर कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज को एक्सप्लेन करना है और सर कंक्लूड करना है, आपको आगे निकलना है। सर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर आरटीपी में 2020 का है, स्टडी मैट का भी है, कैसे लिखना है जरा देख लेते हैं। कैपेबिलिटीज दैट आर वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, इसने भी दे दिया, ये तो बहुत गलत बात है यार। आर कोर कॉम्पिटेंसीज, हाँ भाई, एक्सप्लेन दीज 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दैट फर्म कैन यूज टू डिटरमिन दोज कैपेबिलिटीज दैट आर कोर कॉम्पिटेंसीज। तुम भी सोच रहे होगे सर आपने ऐसे क्वेश्चन चुन चुन के रखे हैं क्या, मतलब जो हमारे सीने पे कटारी चलाती हो एकदम, नहीं मतलब एकदम काट डाला। यस, सुनो ध्यान से, यही नया आईसीआई है, वो पॉइंटर खुद ही ऑफर कर देता है, बोला ये लो यार, इतनी टेंशन काहे को ले रहे हो, ये लो भैया। तो इसने बोला 4 क्राइटेरिया, आप देखो इस चैप्टर में टाइम लगेगा, यही चैप्टर है जो आपका टाइम खाएगा, उसके बाद सारे चैप्टर फटाफट फटाफट स्मूथ होंगे। यहां चिपक के टाइम लगाना, क्योंकि इस चैप्टर के बेसिस पे बाकी सारे चैप्टर आप बहुत अच्छा समझते हो, नहीं तो आपके बाकी चैप्टर अटकते हैं। इस चैप्टर का 10 से 12 नंबर का वेटेज है, 14-15 के भी आ सकते हैं इस अटेम्प्ट में, प्लस दूसरे चैप्टर को भी समझने में ये चैप्टर हमें बहुत हेल्प करता है, इसीलिए हमें इस पे थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम लगाना पड़ेगा। तो हैव अ पेशेंस एंड बियर विथ मी, विल कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम, डोंट वरी, दिस इज व्हाट आई कैन गारंटी यू, एंड बेसिस दैट वी आर डिस्कसिंग दिस। तो भाई आ जाओ मुद्दे पे। अब हमने क्या करना है, वैल्यूएबल को, रेयर को, कॉस्टली टू इमिटेट को, जो उसने ऊपर, और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और सर एग्जांपल देख रहे हैं ना आप, जहां जहां आपके पास एग्जांपल हो वो देना है, और जो मेन हेडर्स हो जिसको एक्सप्लेनेशन कहते हैं वो आपको हाईलाइट करना है, टेक्निकल टर्म्स को हाईलाइट करना है, इसी के आपको नंबर मिलते हैं। और बाद में एक कंक्लूजन देना है स्टेप नंबर 3 में, कोर कॉम्पिटेंसीज आर सोर्सेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओनली व्हेन दे अलाउ द फर्म टू क्रिएट वैल्यू बाय एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर वो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऊपर वाले चारों देते हो तो इनको मैं सीसी बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा, बात खत्म, ठीक है। एग्जांपल बहुत सारे अभी मैंने दिए थे, गुड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको डील करना पड़ेगा। ट्रिक्स वाला कुछ ऐसा ही है क्या, नहीं, बस और भी क्वेश्चन मिलेंगे आगे, हम देखेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन जनवरी 21, हो गए 2-3 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट तो हो ही गए कम से कम, चलो आ सकता है, देख लेते, कोई बात नहीं, 3 अटेम्प्ट हो गए। मोहन है ज्वाइंट, देखो भाई ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, 2 मिनट, बस 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है। मोहन है ज्वाइंट एज द न्यू सीईओ ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन एंड एम टू मेक इट अ डोमिनेंट टेक्नोलॉजी कंपनी इन द नेक्स्ट 5 years, ठीक है, ख्वाब अच्छे हैं। He aims to develop competencies, ध्यान से सुनना, for managers to achieve better performance and a competitive advantage for XYZ corporation, बहुत अच्छा है। आपको इसका सिनॉप्सिस लिखना पड़ेगा बॉस, तो पहले ही तैयार हो जाइए फैक्ट ऑफ द केस लिखने के लिए, मैडम के पढ़ाए हुए। मोहन इज वेल अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटी इन जनरेटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, गुड, नॉर्मल बात है। डिस्कस द 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, अब खेल चालू, अब इस गेम को पकड़ो। Discuss the 4 major characteristics of resources and capabilities required by XYZ Corporation to sustain the competitive advantage indirectly CC and its ability to earn profit from it। सर आपको याद ही आ गया होगा कि सर ये तो आईडीटी ऐप की बात कर रहे हो आप, क्योंकि रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटी वाला टर्म जैसे ही आएगा और सीसी जुड़ेगा, आईडीटी ऐप वाला आंसर आप लिखोगे, बोलो यस सर। क्लियर है, सबको क्लियर है या सिर्फ मेरे को क्लियर है? अभी क्या करना है, इसका सिनॉप्सिस लिखना है 0.5, देन एक एक पॉइंट पे जाना है, एक एक नंबर लेने हैं, एक एग्जांपल के साथ लिखोगे और मिलेगा, इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट करोगे और मिलेगा। और क्या करना है जो मैंने नहीं किया, कंक्लूजन ड्रॉ करना है, यहां भी आपको 0.5। तो इस तरह से आप पूरे 5 नंबर लेने के हकदार होंगे अगर आप लिखेंगे, नहीं तो वही 4, नहीं तो 3, नहीं तो 2.5। आपके पास है तिलिस्म की चाबी, आपको चाहिए कितना, ये दिल मांगे मोर तो लिखो मोर, और नहीं तो वो बना देगा तुम्हारा मोर, समझ गया ना। बचपन में अभी जो स्कूल कॉलेज में अपन बना देते, तेरे को मोर बना दूंगा, उसका क्या मतलब होता है, आईसीआई से अच्छा मोर कोई नहीं बनाता ना, ठीक है ना। गुड, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना, तो बस कर रहे हो ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बोलो ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, हो जाएगा। शैतानी मत करो यार कि नहीं आ रहा, मतलब ऐसे मत बोलो, आ रहा है, यस। चैप्टर नंबर 2 है भाई साहब, लंबा चलेगा, थोड़ा लंबा चलेगा, रिलेटिवली लंबा चलेगा। आ जाओ, अब आ जाओ दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर।
सीधा आ जाओ टॉपिक पे आता हूं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ध्यान से सुनो, क्या है? सीक्स टू डिटरमिन द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर है सबको? बेसिक बात है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हम अपनी करंट स्ट्रेटजी को इवेलुएट करते हैं, असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसी को हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं। और इस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को इन्वायरमेंटल एनालिसिस नहीं बोलते, इसमें तमाम इन्वायरमेंटल एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, कॉम्पिटिशन एनालिसिस या इन्वायरमेंटल स्कैनिंग या हमारे सिनेरियो एनालिसिस सब सपोर्ट करते हैं टू इवेलुएट आवर करंट विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। और इससे हमें क्या पता चलता है? 3 सवालों के जवाब मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इफेक्टिव हैज द प्रेजेंट स्ट्रेटेजी बीन सो फार, हाउ इफेक्टिव द प्रेजेंट स्ट्रेटेजी विल बी इन फ्यूचर, एंड हाउ इफेक्टिव द सेलेक्टेड अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी, मतलब न्यू स्ट्रैटेजी जिसको हम फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं, विल बी इन द फ्यूचर। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस स्ट्रेटेजी के साथ इन्वायरमेंट का, इवेंट्स का, ट्रेंड्स का, इश्यूज का, एक्सपेक्टेशन का सही मिक्स है, जो हमें फ्यूचर के बारे में सब पिक्चर क्लियर करती है और अपनी करंट स्ट्रेटेजी की भी इफेक्टिवनेस को बताती है। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। नेक्स्ट सर, देयर आर 3 इश्यूज टू बी कंसीडर्ड इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। कौन कौन से? टाइम, बैलेंस एंड रिस्क, TBR। याद रखना, इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। कई अटेम्प्ट से मुझे लग रहा है आ रहा है, इस बार पक्का आ रहा है। टाइम, बैलेंस एंड रिस्क। व्हाट इज टाइम? वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, रिजल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्मॉल डिसीजंस। अब तुमने समझ लिया ना, जो वाइन का जो ऐड आता था वो कहां से आता था? इसी वाले मॉड्यूल से आता था। गेटिंग द पॉइंट? तो सर ये क्या हो गया? strategy evolves over a period of time. Balance between whom are resources, capability, competency, strength and weaknesses, and even strength influences constraints and opportunities. मतलब internal का external के साथ balance create करना, इतनी सी बात है यार। और risk बोले तो analyzing the risk involved in consequences and thereon, जैसे कहां सर, कॉम्पिटिटिव मार्केट, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बूम, रिसेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बहुत सारे हो सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर फास्ट मूविंग होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनसे बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जहां भी हिडन अनप्रिडिक्टेबिलिटी होगी, किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर में अगर हिडन अनप्रिडिक्टेबिलिटी होगी, वहां पे सर रिस्क क्रिएट होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो इतना ठीक है, चलो ठीक है, गुड। अब सर एक छोटा सा ना, ये एक टॉपिक है, ध्यान से देखो, ये वाला चार्ट वेरी वेरी हॉट, मार्क करो। ठीक है, होने के चांसेस है। हाँ भाई, RTP MTP वी आर डूइंग दिस। ठीक है प्रवीण साहब, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लो, तुम्हारे दिल की कोई बात हो पूछो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अपने पास रिस्क 2 टाइप के हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर से रिलेटेड इंटरनल, एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड एक्सटर्नल रिस्क। यूं तो इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कराता हूं और उसके साथ एक्सप्लेन करता हूं, बट अभी टाइम नहीं है, वो नहीं करूंगा, लेकिन इसका क्रक्स आपको बताता हूं। दूसरा होता है टाइम के बेसिस पे वी कैन से इट कैन सस्टेन फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर इंटरनल रिस्क शॉर्ट टर्म नेचर का हो या लॉन्ग टर्म नेचर का हो, तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्या बोला मैंने? इंटरनल रिस्क अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नेचर का हो तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी पे क्या इंपैक्ट डालता है। और दूसरा है एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क मतलब कोई न्यू कॉम्पिटिटर आ गया, कोई सब्स्टिट्यूट आ गया, कोई न्यू एंट्रेंट आ गया, सर कंपटीशन टफ हो गया, या कोई गवर्नमेंट के डिसीजन में चेंज आ गया, कोई नया टैक्स लॉज आ गया, इसके हमारे इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी के ऊपर, ये पढ़ने जा रहे हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि स्ट्रेटजी पास हो गई या फेल हो गई, क्या हो सकता है, हमारी करंट स्ट्रेटजी का क्या बनेगा इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड दिस मैट्रिक्स, एंड दिस इज व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस मैट्रिक्स। इंस्टीट्यूट ने ये वाला टेबल देने के बाद कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। इंटरनल रिस्क शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेटेजिक डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशंस कैपेसिटी इज अनेबल टू कोप अप विद द स्ट्रेटेजिक डिमांड, दिमाग में रखना है पॉइंट नंबर 1। सर इंटरनल रिस्क लॉन्ग टर्म के लिए होगा अगर मान लो सर हमारा रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है और लगातार रह रही है। सर मान लो हमारा प्लांट ब्रेक डाउन हो रहा है, लगातार हो रहा है, इंटरनल रिस्क लॉन्ग टर्म। सर हमारे यहाँ प्लांट में सर लगातार कोई ना कोई स्ट्राइक्स होती रहती है, उससे हम कम प्रोडक्शन कर पाते हैं, डिमांड को मीट नहीं कर पाते, और ये लंबे समय तक चल रहा है, 1 साल 2 साल 6 महीने 12 महीने, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो क्या होगा सर, इनकंसिस्टेंसीज विद द स्ट्रेटजीज आर डेवलप्ड। वेरी गुड।
नंबर 2, सर ये तो चल ही रहे थे, इसके साथ साथ एक्सटर्नल रिस्क, सर एक न्यू कॉम्पिटिटर, न्यू एंट्रेंट आ गया और वो परेशान करने लगा। सर एक नया कंपटीशन टफ हो गया, सर गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस हमारे अनफेवरेबल हो गए, सर नया थ्रेट पैदा हो गया मार्केट में, और वो सर शॉर्ट टर्म के लिए पैदा होगा तो क्या करेगा, स्ट्रेटेजिक फेलियर की सिचुएशन पे पहुंचा देगा अगर वी डोंट नी हाउ टू डील विद देम। If we can deal with this risk, then this is fine. If we can deal with this recession, then this is fine. If we cannot deal with this external factor, then this is going to create a trouble. This is what it is. And long term अगर यही चलेगा तो क्या होगा, strategic obsolescence होगा, abandoned strategy हो जाएगी, strategy नहीं रहेगी। कोरोना लंबे समय तक चला, क्या बना, कितने स्टार्टअप्स बंद हो गए, 75% स्टार्टअप के फंड देने वाले फंड रोक दिया उन्होंने, 75% से ज्यादा स्टार्टअप इंडिया में बंद हुए, दुनिया के अलग अलग कोने में बंद हुए, ड्यू टू रिसेशन के लंबे खींचने की वजह से। तो सर ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा, ऑब्सोलेंस, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, स्ट्रेटेजिक फेलियर, इंटरनल शॉर्ट टर्म में क्या होगा, अनएबल टू मीट कोप अप विद द डिमांड, एंड सर लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इनकंसिस्टेंसीज विद द स्ट्रेटजी अराइजेज और डेवलप्ड। गेटिंग द पॉइंट, सर ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट, अब आ जाओ भाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वेरी वेरी हॉट फॉर दिस अटेम्प्ट। इस बार चिपक के चैप्टर 2 से क्वेश्चन आएंगे, पिछले अटेम्प्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन ना के बराबर आए थे। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लूंगा बॉस। भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आई एम अ रियली सिंसियर टीचर, आई एम नॉट अ जोकी, आई एम नॉट अ फालतू बकवास करने वाला। ठीक है, मैं खुद रिसर्चर हूँ, खुद आईएम से आता हूँ, खुद पढ़ा लिखा बंदा हूँ, और आप लोग भी पढ़े लिखे बंदे हो। जो लोग फालतू बकवास करते हो भाई, उनको थोड़ा सा प्लीज रिक्वेस्ट है, एग्जाम है भाई, भगवान के लिए कम से कम बच्चों को एग्जाम की तैयारी करने दो। और ये पता नहीं क्या क्या पे ये सब ट्रोल्स आते, क्या क्या करते। ठीक है, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट। अब आपकी क्वेरीज ले रहा हूं, 1 मिनट क्वेरी लूंगा, उसके बाद फिर शुरू करता हूं। 1 मिनट क्वेरी लूंगा बस, 1 मिनट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ पूछ रहे हैं, मैं कब से अपने में लगा हुआ था। सर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को प्रॉपरली लिखा कैसे जाएगा? सर ऐसे जाएगा, ये रहा सर, ये रहा डायग्राम, और ये रहा सर उसकी लैंग्वेज। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस सीक्स टू डिटरमिन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, यही है सर, टू अचीव इट्स मिशन विजन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, and it tries to find out 3 answers: how effective has the current strategy been so far, how effective the current strategy will be in future, how effective it will be, the selective strategy will be in future। और सर ये डायग्राम आप बनाएंगे और अच्छा होगा कि इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये तो इकोनॉमिक्स में भी सीखते आए हो ना 10th क्लास से, कि कैसे किसी डायग्राम को, टेबल को एक्सप्लेन करना है। तो अब सीए इंटरमीडिएट के लेवल पे आई विल एक्सपेक्ट दिस। आई थिंक यू गॉट द आइडिया कैसे लिखना है। इसी तरह से अगर आपको ये पॉइंटर्स लिखने थे, तो ये सारा लिटरेचर है आपके पास, यही बोल रहा हूं, यही डिस्कस कर रहा हूं, यही एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं। मैट्रिक्स आएगा तो सर मैट्रिक्स को ऐसे रख के बनाना पड़ेगा, आंखों के सामने है, आप पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, ऑब्वियसली अब मेन क्लास होती तो मैं बच्चों से हर रोज एक कॉपी लिखवाता हूं, बट यहां तो अभी नहीं कर सकते, है ना। यस हाँ प्रवीण भाई, थैंक यू। बिल्कुल, देखो भाई, जिसने जो डिफॉल्टर है उसको पता होता है। सर इंपॉर्टेंट केस सिनेरियो बता दो एसएम के। इंपॉर्टेंट केस सिनेरियो भाई अभी अभी प्लीज, अभी मेरे पास दिमाग में नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, बता दूंगा इस सेशन के बाद बता दूंगा। चलो, 70 क्वालिटी अटेम्प्ट होता है तो 50 आ जाएंगे। कोशिश करो इस अटेम्प्ट, इस मैराथन को पूरा अटेम्प्ट करो, वैसे ही तुम्हें 50 अटेम्प्ट होंगे एसएम के अंदर। और ईआईएस में यार 30-35 तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो मिनिमम, इससे कम ही क्या करोगे। ठीक है ना, सारे लोग अभी फोन करेंगे पक्का। सर कॉम्प्लायंस वाला टॉपिक छोड़ सकता हूं? हाँ छोड़ सकते हो, 2-3 नंबर का आता है, क्लास में किया, फिर भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। इतने रिस्क आप अभी ले सकते हो। अब नए टॉपिक आप नहीं उठाएंगे, नहीं, नया छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप, प्लीज नहीं करेंगे। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, नए छेड़छाड़ अब नहीं करेंगे आप, अब आपके पास टाइम नहीं है बेटा। ठीक है ना, आई होप कि आप समझ रहे हो। अब एकदम जो कर रखा है उसको कंसोलिडेट करके एग्जाम में जाओ, पेपर एकदम बढ़िया आएगा, आसान आएगा, मस्त आएगा, अच्छा लिखोगे, डोंट वरी। ओके, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना कि जो प्रैक्टिकल एंड थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड, प्रैक्टिकल केस बेस्ड क्वेश्चन आए उसको अच्छे से पढ़ना, वो इजी होंगे, आप कर लोगे। ठीक है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। फ्लो चार्ट का चांस है बट आई डोंट नो, गलती से, कोई बात नहीं, 1-2 डिसलाइक बनते हैं, हो गए तो कोई नहीं, अब लाइक कर लो। एग्जॉस्टिव एक्सप्लेनेशन, थैंक यू राधा, थैंक यू हेमंत, थैंक यू कार्तिक, थैंक यू साहिल, डन।
ध्रुवेश, यस। एमसीक्यू का मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाल दिए हैं, और ये जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं इन्हीं से एमसीक्यूज बनेंगे, इसलिए मैं केस प्रैक्टिकल सब पढ़ा रहा हूँ, एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको कॉर्पोरेट के, इसीलिए दे रहा हूँ। एमसीक्यूज और केस को ध्यान में रख के इस सेशन में क्वेश्चन इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको तीनों फैक्टर को हम कवर कर पाए, ठीक है। एंड दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट दिस इज डिफरेंट, दिस मैराथन इज डिफरेंट देन पॉइंटर वाला मैराथन, ठीक है। या तो बुक पढ़ते रहते हैं हम, या तो फिर हम पॉइंटर लगाते रहते हैं, वो दोनों से काम नहीं बनता है। आपको डिस्कशन पूरा क्रिएटिव करना पड़ेगा सो दैट कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ डील कर पाए, क्योंकि एमसीक्यू तो पूरे अंडरस्टैंडिंग पे ही हिट होते हैं। कितने लोग मानते हैं कि एमसीक्यू की हिट रेशियोज पूरी की पूरी आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है? अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है सब्जेक्ट की तो एमसीक्यू लगते नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूं? एक बार सारे बच्चे जरा मेरे को यस नो में जवाब दीजिए कि अगर हमारी सब्जेक्ट की ओवरऑल टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, एग्जांपल वगैरह दिमाग में चल रहे होते हैं, तो एमसीक्यू यूं ही पिक हो जाते हैं, और नहीं तो फिर हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। यस, थैंक यू। कॉन्सेप्चुअल पूरा तो 30 से देखो तुम्हारे पेपर का 40 मार्क्स, 2 सिनेरियोज और 2 मतलब कंपलसरी क्वेश्चन, और 30 नंबर के आपके एमसीक्यूज, वो तो टोटल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं दोस्त, उसमें तो रट्टा लगता ही नहीं बिल्कुल। यस, ऑल द बेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐप वाले बच्चे थोड़े कम जवाब दे रहे हैं, यूट्यूब पे बच्चे खूब जवाब दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। यूट्यूब वाले बच्चे ग्रेट है, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लगता है। ऐप वाले थोड़े शांत बैठे हैं, तुम ज्यादा हो, तुम ज्यादा लिखो भाई, एक्सपेक्टेशन मेरी है। शुरू करें, आ जाओ भाई। अब हम बात करने वाले मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपटीशन एनालिसिस, जिससे एक क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में जरूर रहने वाला है, तो गेट रेडी फॉर 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, कम टारगेट बेस्ड तैयारी कर रहे हैं अपन, कम प्लीज। थैंक यू। देखो भाई, सीधी सी बात है, द मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपटीशन एनालिसिस। सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि तुम एनालिसिस किसकी करने जा रहे हो? इंडस्ट्री की। क्यों करने जा रहे हो? बिजनेस की नहीं। क्या बोला मैंने? सारे बच्चे जरा बोले क्या बोला मैंने? लिख के बताइए, लिख के बताइए। तुम्हें तुम्हारे एक्स की कसम देनी पड़ेगी लगता है। लिख के बताओ किसकी एनालिसिस करने वाले? इंडस्ट्री की एंड कंपटीशन की, बिजनेस की नहीं करने वाले। इंडस्ट्री की एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि हर इंडस्ट्री इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, टेक्निकल सिचुएशंस में, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में, फ्यूचर प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के मामले में, और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के मामले में, रिटर्न्स के मामले में डिफरेंट है। बोलो यस और नो? यस सर। नंबर ऑफ राइवल्स भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। तो इसलिए सर हमें कोई भी इंडस्ट्री में, अगर मान लो मेरे पास 50,000 करोड़ रुपए हो जो मेरे पास है, और मुझे इन्वेस्ट करना हो, तो मैं क्या करूंगा? इंडस्ट्री एंड कंपटीशन की एनालिसिस करूंगा। तो जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होगी मैं वहीं जाके पैसे लगाऊंगा। अगर मुझे लगेगा आईटी इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहिए, वहां लगाऊंगा। बात समझ में आई क्या? अगर मुझे लगेगा रेस्टोरेंट बिजनेस में लगाना चाहिए, मैं वहां लगाऊंगा। मैं बिजनेस को नहीं, इंडस्ट्री को स्टडी करूंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू डिसाइड माय फ्यूचरिस्टिक स्ट्रैटेजी, एंड दैट्स व्हाई मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपटीशन एनालिसिस इज बीइंग डन बाय अस टुडे। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। यस, क्योंकि बिजनेस के एनवायरमेंट और इंडस्ट्री के एनवायरमेंट डिफरेंट होते हैं। अब देयर आर 7 फैक्टर्स टू स्टडी द इंडस्ट्री एंड कंपटीशन एनालिसिस के 7 मेथड्स। क्या है? डिड आई सी? सारे बोलिए मेरे साथ, क्या है? डिड आई सी। D for dominant economic features of the industry. I for intensity of competition within the industry. Another D for drivers of change within the industry. बोलो बोलो, क्वेश्चन आएगा। I for identifying companies in the strongest and the weakest position. हो गया ना? And C का S for strategic और competitive moves of the rival. E for examining key factor of competitive success. And another E for evaluating the financial attractiveness of the business. याद रहेगा क्या? Did I C का फॉर्मूला? Yes sir। अब आ जाओ एक एक फैक्टर। सर क्या लिखना है? यही लिखना है, इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है पहले, उसके बाद इनकी एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। सर डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ द इंडस्ट्री क्या हो सकते हैं? हर एक इंडस्ट्री के कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं जो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर से बोलिए जरा, क्या क्या होते हैं? मार्केट साइज क्या है? कॉम्पिटिटर्स कितने हैं? कंपटीशन कैसा है? ओलिगोपॉली है, मोनोपॉली है, ड्यूओपॉली है, किस टाइप का है? इंडस्ट्री का साइज क्या है? ग्रोथ क्या है? रिटर्न कैसा है? कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी है? रेट ऑफ रिटर्न कैसा है? कस्टमर कितने टाइप के हैं? कितने सेगमेंट्स हैं? सर कार है, कार में मिनी है, माइक्रो है, सेडान है, लग्जरी है, एसयूवी है, एक्सयूवी है, बहुत सारे टाइप के स्पोर्ट्स व्हीकल है। सर बहुत सारे है ना, ऑटोमोबाइल में जाओगे, ट्रक है, कार है, लॉरी है, डिफरेंट सेगमेंट्स है, डिफरेंट के लिए।
पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज कैसा है सर? अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग होता है। रेस्टोरेंट बिजनेस में कम होता है, फैशन में मॉडरेट होता है, आईटी में फास्ट मूविंग होता है। सर टेक्नोलॉजी अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग स्पीड से बदलती है। टेलीकॉम में फास्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अवेलेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कहीं ट्रेडिशनल होते हैं, कहीं ई कॉमर्स होता है, कहीं एम कॉमर्स होता है, अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कहीं एक्सक्लूसिव चैनल्स, कहीं डेडिकेटेड स्टोर, कहीं मेगा स्टोर्स, लोग अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कितना बड़ा रोल है, लर्निंग कर्व का कितना बड़ा रोल है, एक्सपीरियंस कर्व का कितना बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री के अंदर, सर पढ़ेंगे हम आगे चैप्टर नंबर 2 में पोर्टफोलियो एनालिसिस में। सर इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री और एग्जिट बैरियर कैसे है? सर एंट्री बैरियर लगा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन हमारी बेहतर होगी, बेनिफिशियल होगा। एंट्री बैरियर नहीं होगा तो सर ऐसा होगा, आओ सनम जाओ सनम, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को घटाओ सनम, पिलर नंबर 420 की वाट लगाओ सनम। बात समझ में आई क्या? और एग्जिट बैरियर अगेन सर एडवर्स इंपैक्ट डालेगा, अगर है तो बुरा है, नहीं है तो जब मैं चाहूं इंडस्ट्री से निकल सकता हूं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का स्पीड क्या है? किसी एफएमसीजी में जाओ तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा होगा, इनोवेशन कहां फास्ट और कहां स्लो होते हैं। सर वर्टिकल इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटी कहां है कहां नहीं है? सर अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप इंटेल एक सप्लायर है, इंटेल ध्यान से सुनना, इंटेल एक सप्लायर है सीपीयू का, प्रोसेसर का, क्या आप प्रोसेसर बना सकते हो? मैं डेल से पूछता हूं, लेनोवो से पूछता हूं, एचपी से पूछता हूं, अरे भाई बना सकते थे तो अब तक क्यों नहीं बना लिया? मतलब उस इंडस्ट्री में बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बोलो यस और नो। सो सर ये सारे पॉइंटर्स हैं जो डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ द इंडस्ट्री में आपको लिखने को मांगे पड़ेगा, ठीक है ना? यस सब पॉइंट्स को भी एग्जांपल नहीं, सब पॉइंट्स के एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, इतना लिख दोगे बहुत है। इसको एक एक लाइन में थोड़ा सा एलिब्रेट कर दो, जहां जरूरत हो वहां लिख दो, थोड़ा सा जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से एक्सपेंशन कर दो, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट के ऊपर, ड्राइवर और ट्रिगर ऑफ चेंज। क्या होता है ड्राइवर्स और ट्रिगर्स ऑफ चेंज? ध्यान से सुनना, वो फैक्टर इंडस्ट्री के दोज फैक्टर्स व्हिच आर व्हेन इंट्रोड्यूस्ड ब्रिंग इन बिग चेंजेस विद इन द इंडस्ट्री। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जब इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस होते हैं उनकी वजह से इंडस्ट्री में बड़ा भूचाल आता है। बात समझ में आई? क्या क्या? सर कॉस्ट एंड प्राइस स्ट्रक्चर सरप्राइजिंगली डिक्रीज करने लगे। सर गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई, कुछ आ गया डिक्रीज करने, ग्लोबलाइजेशन हो गया सर, ये सर नया कंपटीशन, नई नॉलेज, नया एफिशिएंसी लेके आएगा मार्केट के अंदर, नए टाइप के कॉम्पिटिटर लेके आएगा। सर ये ड्राइवर और ट्रिगर ऑफ चेंज है। बड़े बदलाव होंगे इंडस्ट्री के अंदर। 1991 में इंडिया में हुआ क्या? एलपीजी तुमने पढ़ना शुरू कर दिया है ना। नंबर ऑफ प्लेयर्स, सर नंबर ऑफ प्लेयर्स कम होंगे ज्यादा होंगे, अचानक से न्यू एंट्रेंट आने शुरू हो जाएंगे किसी सेक्टर के अंदर, तो क्या होगा? सर कोई नया इनोवेशन होगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा, अचानक से देखोगे पुरानी सारी चीजें गई। देखो पेंडेमिक आया तो पूरा का पूरा हमारा कोचिंग इंडस्ट्री, बिजनेस इंडस्ट्री पूरा चेंज हो गया। कंप्लायंस करने के तरीके सारे डिजिटल हो गए, लॉ एक्ट कुछ भी बन रहा है सब डिजिटल कंप्लायंस को लेकर के बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इनोवेशन अपने आप में बड़े चेंजेस लेके आते हैं। एंट्री ऑफ द फर्म, कोई बड़ी फर्म आती है, जियो आती है, पतंजलि आती है, इंडस्ट्री को हिला जाती है। एग्जिट ऑफ द फर्म, अचानक से कोई फर्म चली जाती है। सोचो जब वर्ल्ड इकोनॉमी में एग्जांपल्स भी दे रहा हूं, दिमाग में सेट रहेगा इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूं। जब इनरॉन और वर्ल्डकॉम जैसी कंपनियां बैंकरप्ट हुई होंगी तो कितना भूचाल आया होगा, ट्रिगर ऑफ चेंज रहा होगा कि नहीं ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर? बोलो यस और नो, सारे बोलिए यस और नो। यस सर। अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड, अचानक से फंड का फ्लो बहुत अच्छा हो जाए, हर किसी के पास फंड है, फंड की कोई कमी नहीं, जितना मांगो उतना मिलेगा, या अचानक से फंड का क्रंच हो जाए कंट्री के अंदर, फिर क्या होगा? इंटरनेट ई कॉमर्स के आना क्या एक ट्रिगर ऑफ चेंज नहीं था? पूरा पूरा आगे दुकान पीछे मकान होता था, अब क्या हो गया? आगे ई टेलिंग, आगे रीटेलिंग और पीछे ई टेलिंग, अब ऐसी होने लगी दुनिया। तो क्या हो गई ये? ड्राइवर और ट्रिगर ऑफ चेंज। फिर से बोलो मेरे साथ, डिक्रीजिंग कॉस्ट एंड प्राइस, ग्लोबलाइजेशन, नंबर ऑफ प्लेयर्स, इनोवेशन, एंट्री ऑफ फर्म्स, एग्जिट ऑफ फर्म्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। क्लियर है? चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं सर कॉम्पिटिटिव मूव्स ऑफ द राइवल। ये क्या है? रुक जाओ। तीसरा पॉइंट ये हो गया। हाँ जी, अब आ जाओ सर पॉइंट नंबर 3 क्या है सर? सर एक है इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन विद इन द इंडस्ट्री। तो ये तो सर पूरा का पूरा चैप्टर 5 है, माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस गेन करना, वो उधर पढ़ेंगे। सॉरी, कंपटीशन को डील करना, इंटेंसिटी को डील करना, राइवलरी को डील करना, उधर पढ़ेंगे। डन है, चलो इसको छोड़ते।
उसके बाद सर पॉइंट नंबर 4 क्या है, आइडेंटिफाइंग कंपनीज इन द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट पोजीशन। ये कैसे करते हैं सर, इसका एक ही तरीका है, इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या है, आपसे सवाल आता है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। सो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स विद इन द इंडस्ट्री, नहीं यही ना मतलब। और स्ट्रेटेजिक ग्रुप किसे बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक ग्रुप का मतलब होता है ऐसी कंपनियां जो सबके साथ एक, जैसे कि जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, वोडा है, क्या ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। जैसे हमारे आज तक है, एनडीटीवी है, ये तो सब जानते ही है ना, ये सब क्या एक ग्रुप है। यस, क्यों बोलते हो आप स्ट्रेटेजिकली ये एक ग्रुप की कंपनियां हैं, क्योंकि कुछ वेरिएबल्स है मार्केट के जिसके बेसिस पे हम डिटरमिन करते हैं वेदर दीज आर सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप्स, विल फॉल इनटू सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स और नॉट। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे चैनल की जैसे ईटीवी राजस्थान, नहीं ऐसे ईटीवी, पीटीवी पंजाब और ऐसी चीजों की, आप क्या बोलोगे रीजनल चैनल से सर, इनका नेशनल से क्या मुकाबला है। फैशन ब्रांड्स में रीबॉक, नाइकी बोलते बोलते अचानक से बोलूं बलूजा, आप क्या बोलोगे, नहीं बाटा लिबर्टी बोलते बोलते अचानक से बोलूं चांदीलाल सीतालाल, ऐसा बोल दो शूज, तो तुम क्या बोलोगे सर ये दोनों का कोई मैच नहीं है, वो सर अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। कैसे डिटरमिन करते हो आप सर, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, ये आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, ध्यान से सुनो। दोज वेरिएबल्स आर, यही याद रखना है आपको, दोज वेरिएबल्स आर व्हाट, प्राइस, क्वांटिटी, रेंज, प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ, सर्विस ऑफर्ड, टेक्नोलॉजिकल यूसेज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ज्योग्राफिकल कवरेज, वर्टिकल इंटीग्रेशन, कस्टमर सर्विस की कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें आप जोड़ सकते हो। टाइप ऑफ कस्टमर सर्विस प्लेटफॉर्म्स, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। इनके बेसिस पे वी फाइंड आउट स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स विद इन द इंडस्ट्री। अगर मैं मोटर्स के फील्ड में बात करूं तो आप क्या बोलोगे, टाटा मोटर्स, हुंडई, होंडा, इनकी बात करोगे। अगर मैं लग्जरी कार्स की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, रेंज रोवर, लैंड रोवर, ऐसे शुरू हो जाओगे, नहीं मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऐसी बातें, ऑडी। एक रेंज है, एक अलग स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, यू विल बी टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक ग्रुप, ठीक है। देयर आर मेनी स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स इन द इंडस्ट्री। यस, फैशन में चले जाओ, किसी में चले जाओ, एक इंडस्ट्री में कई तरह के ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन आता है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग कैसे करते हैं सर, करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनो। आपको ये पॉइंटर याद रखने हैं, इस पूरे टॉपिक के सारे आंसर मिलेंगे सर, आपको ध्यान रखना। बाकी सब बातें जेनरिक है, सब बातें आसान है, लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। बस ये पॉइंटर लगा के ये एग्जामिनर देखेगा, बच्चे ने सारे वेरिएबल मेंशन किए हुए, बोलेगा इसको पूरे नंबर दो, नहीं तो बोलेगा मत दो। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या है, अ टेक्निक विच कैन बी यूज्ड टू एनालाइज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द राइवल्स इन स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। उसी को हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक ग्रुप फाइंड करने की टेक्निक को स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग बोलते हैं। क्लियर है क्या? स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग प्रोसेस क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द डिफरेंट वेरिएबल, कौन से, लिस्ट डाउन करो, ये वाले आइडेंटिफाई। उसके बाद प्लॉट द फॉर्म्स ऑन अ मल्टीवेरिएट मैप। अब तुम जाके चार्ट पेपर मत मांगने लग जाना उससे, ठीक है, आपको बनाने के लिए नहीं बोलेगा, बस आपको ये लाइन लिख के बता, नहीं ये मल्टीवेरिएट मैप पे उसको हम रखेंगे, प्लेस करेंगे और सिमिलर फॉर्म्स को सर्कल करेंगे, ठीक है। असाइन द फॉर्म फॉल इन सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ये सर 4 स्टेप्स आपको बताने हैं, थ्योरेटिकली लिखने हैं, प्रैक्टिकली अपन क्लास में बनाते हैं। आपको एक्टिविटी भी देता हूं बट यहां नहीं, ठीक है। ये वेरिएबल याद रखेंगे, ये टॉपिक होगा, आने के पूरे चांसेस है। सर अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर मित्रों, सर एक और फैक्टर है स्ट्रेटेजिक और कॉम्पिटिटिव मूव्स ऑफ द राइवल। ध्यान से सुनो, कैसे पता करते हैं सर, इसी के लिए हम कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्यों ही किया था, क्योंकि हम अपने कॉम्पिटिटर के फ्यूचरिस्टिक मूव्स के बारे में कॉन्टिन्यूअसली फाइंड आउट करते रहते हैं, व्हाट दे आर प्लानिंग नेक्स्ट, व्हाट आर देयर फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटजी। क्योंकि जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो अपने राइवल्स के बारे में पूरी जानकारी रखती है। इवन कल एग्जाम देने वाले सारे बच्चे एक दूसरे के बारे में भी पूरी जानकारी रख के बैठे होंगे, है ना, सही बोल रहा हूं मैं, पूरी जानकारी है। तुम लोग कहते हो ना अब्दुल है नाम मेरा, सब पे नजर रखता हूं, अमिताभ बच्चन वाले फिल्म से है। यस, गुड, थैंक यू सर। कस्टमर सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है ना, जैसे मान लो मैं कार बनाता हूं तो सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, ये मिनी कार, तो इसके लेने वाले अलग कस्टमर हो गए पूरे मार्केट में। ये माइक्रो, ये सेडान, ये लग्जरी गाड़ियां, ये स्पोर्ट्स कार, नहीं ये एसयूवी सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट हो गए, अलग अलग लोग, ऑडियंस वही है, पिरामिड वही है, यही है इंडस्ट्री। अब जो हाई इनकम लोग हैं वो अलग टाइप की गाड़ियां खरीदते, मिडिल वाले थोड़े अलग टाइप का टाटा हैरियर टाइप गाड़ियां खरीदेंगे,
और जो लोअर लेवल पे है वो नैनो से भी काम चलाएगा, 2 व्हीलर 3 व्हीलर से भी काम चलाएगा। सो दिस इज व्हाट सेगमेंटेशन इज। चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। आगे बढ़े। यस सर, सही बात। अब सर आते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। एग्जामिन की फैक्टर फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस, हमने ये करना है। व्हाट इज की फैक्टर ऑफ सक्सेस? की सक्सेस फैक्टर किसको बोलते हैं, कोई बताएगा क्या? मैं थोड़ा सुनना चाहता हूं। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर आई वांट टू लिसन। 2-2 मिनट जरा तुम भी सपोर्ट करो तो मेरी एनर्जी डबल होती है। ठीक है, अभी ऐसे ही चल रहा है अपने को 3-4 घंटे और पूरा कंप्लीट करूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन भी चल रहा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा, उसके बाद अपनी गोली स्पीड हो जाएगी, अपने को टेंशन नहीं है। और कोई ज्यादा देर से नहीं पढ़ रहे, 2 घंटे 14 मिनट हुए तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे अपन। ठीक है, 6-7 घंटे तो ऐसे तो तुम खुद भी पढ़ोगे बैठ के घर में, तो इससे ज्यादा लगेगा। ठीक है, यस, यहां हम स्ट्रेटेजिकली एंड प्लान मैनर में कर रहे हैं, अच्छे से कर लेंगे। यस, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। इंडस्ट्री का सीए फाइनलिस्ट ने बोला है सर केएसएफ इंडस्ट्री का होता है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। एनीबडी एल्स? प्रोडक्ट लाइन ब्रेड्थ मतलब किसी कंपनी के पास कितना प्रोडक्ट, मतलब उसके फ्रंट लिस्ट और बैक लिस्ट क्या क्या है, कैटलॉग क्या है भाई उसका। कस्टमर क्या चाहता है, नहीं ये केएसएफ नहीं है, ये जोश इज हाई, थैंक यू। व्हाट अभिषेक, मैं थैंक यू अभिषेक जी, मैं कुछ और पूछ रहा था आपसे। फैक्टर ऑफ इंडस्ट्री विच व्हेन फॉलोड प्रोवाइड सक्सेस, शाहिल थैंक यू। पंकज, कौन से फैक्टर हैं जिससे अपने को कस्टमर प्रेफर कर रहा है? नहीं, कस्टमर का कोई नहीं, कस्टमर प्रेफर कर रहा है दैट इज ए डिफरेंट थिंग, वो तो बिजनेस के लिए होगा, बिजनेस को प्रेफर कर रहा है, बिजनेस क्या प्रेफर कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। से तुमको ध्यान से सुनो, अभी एक लाइन की बात सुनो, गलती नहीं होगी। से तुम एक कुरियर कंपनी हो, ध्यान से सुनना सारे लोग। देखो अभी हो गया ना मिसकॉन्सेप्ट, यही ठीक कर रहा हूं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 2 चीजों के अलग अलग मतलब होते हैं। देखो कोर कॉम्पिटेंसी एंड केएसएफ अलग अलग है, बोलो यस और नो, अलग अलग है क्या? ध्यान से सुनो, यहां पे डिफरेंशिएट करके बताता हूं। सीसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, और की सक्सेस फैक्टर या इसी को सीएसएफ भी बोलते हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, ये इंडस्ट्री का होता है। बात क्लियर हुई क्या? मैं एक बिजनेस हूं और मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, तो मैं किसको फॉलो करूंगा? मैं किसको फॉलो करूंगा, केएसएफ या सीएसएफ को। दोज फैक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री विच आर व्हेन फॉलोड दे गिव अस सक्सेस विद इन दैट इंडस्ट्री। तो एक कंपनी किसको फॉलो करेगी, केएसएफ को, और जब फॉलो करेगी तो जो बिल्ड करेगी उसे हम सीसी बोलते हैं। सीसी फर्म की होती है इंटरनल और केएसएफ होती है इंटरनल ऑफ इंडस्ट्री। से मैं कुरियर कंपनी स्टार्ट करने वाला हूं, बोलो मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं कल को एक जियो जैसी कंपनी डाल सकता हूं, 50,000 करोड़ रुपए लेके घूम रहा हूं रोज सुबह सुबह, तो मैं क्या करना चाहिए? सर दोनों इंडस्ट्री के अलग अलग केएसएफ होंगे। अगर कुरियर कंपनी में जाना चाहते हो, सर लॉजिस्टिक सर्विस आपके पास बहुत अच्छी चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ट्रैकिंग पोर्टल चाहिए, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर दीज आर द रूल्स ऑफ कुरियर इंडस्ट्री, एक्सप्रेस पार्सल सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री। इफ यू कैन फॉलो दैट यू विल गेट सक्सेस, नहीं तो यू विल गेट आउट। यस और नो, बोलो यस और। ठीक है ना, डन, क्लियर है? यस, थैंक यू, थैंक यू। तो अब कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? वो कंपनी की वो कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेस होती है जिससे उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, मिक्स नहीं करना। बेंचमार्किंग करते हैं तो सीसी के बेसिस पे नहीं करते, केएसएफ के बेसिस पे करते हैं। यस, थैंक यू। ठीक है ना, बेंचमार्किंग केएसएफ के बेसिस पे करते हैं, इंडस्ट्री फैक्टर्स को सामने रख के करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस का पता करते हैं। ठीक है, Key success factor are the elements that affect the ability of the firm to prosper in the market and industry space। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है तो अपने को क्या केएसएफ चाहिए, अपने को क्या कॉल रेट अच्छे होने चाहिए, टेलीकॉम सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर केयर अच्छा होना चाहिए, बोलो ना। अपने जो इंटरनेट की स्पीड है, बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए, सर्विसेज उसकी अच्छी होनी चाहिए, कॉल रेट ठीक होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। नेटवर्क अपना जो जबरदस्त होना चाहिए, एनी टाइम नहीं, ऑटोमेशन का जबरदस्त यूज करने वाला होना चाहिए। ये सब क्या है, केएसएफ और टेलीकॉम इंडस्ट्री है। KSFs are rule which are when followed then provide success. Every industry has its own KSF। भाई ध्यान रखना, जब ये आएगा चीजें एग्जांपल के साथ आप लिख देना, यही मैं चाहता था। ओके, आंसर टू 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरा कर लो सारे लोग। आंसर टू 3 क्वेश्चन हेल्प आइडेंटिफाई एन इंडस्ट्री KSF। 3 क्वेश्चन जिससे आप इंडस्ट्री के KSF, अलग अलग इंडस्ट्री के KSF का पता करते हो। अब ध्यान से सुनना। On what basis do customer choose between competing brand and sellers? कस्टमर किसके बेसिस पे आपको चुनेगा या किसी और को चुनेगा? Product attributes are crucial to sales. Resource and competitive capability does a seller need to have
to be competitively successful, better human resource, quality of product, cost of service, etc. ठीक है, quality and quantity both. What does it take for the seller to achieve sustainable competitive advantage? सर वो तो CC, बट ये कैसे बिल्ड होगा? By following KSL key success factors. डन है, ओके सर. नेक्स्ट, अब सर एक लास्ट चीज, सर फिनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री. मैं कैसे पता करूंगा कि आईटी इंडस्ट्री अभी अट्रैक्टिव है? मैं, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, वेरी वेरी हॉट. ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट सरप्राइजिंगली आपसे पूछ रहा है, ज्यादा अपडेशंस कर रहा है वो. गेटिंग द पॉइंट? बिना हाईलाइट किए भी इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में बहुत सारे अंदर अंदर अपडेशन किए धोखा देने के लिए. हमने पकड़ना है उन चीजों को, ठीक है? यस, कम ऑन. फैक्टर जस्टिफाइंग द फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री कौन कौन से हो सकते हैं? मतलब मुझे कैसे पता चलेगा? आज से 8 साल पहले सीमेंट इंडस्ट्री बहुत अट्रैक्टिव हुआ करती थी, आज तो नहीं है. आज स्टील इंडस्ट्री नहीं है, आज सीमेंट इंडस्ट्री नहीं है. लेकिन आज फार्मा इंडस्ट्री तो बहुत है कोरोना के टाइम में. आज स्टील इंडस्ट्री में नहीं है उतना ग्रोथ, लेकिन आज आप आईटी सेक्टर में चले जाओ, ऑटोमेशन की वजह से, और जब से कोविड आया तब से हर चीज ही ऑनलाइन होने लगी, तो आईटी का बूम आ गया. यस सर. सर कैसे पता चलेगा? सर 2-3 फैक्टर. ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस कैसे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी फेवरेबल है, अनफेवरेबल है. देखो बार बार बात प्रॉफिटेबिलिटी की हो रही है, बात समझ रहे हो ना? प्रॉफिट की नहीं हो रही है इतनी. गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए पिलर नंबर 420 इंपॉर्टेंट है. फिर से बोलो, क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है बात? यस, ठीक है. पोटेंशियल टू कैपिटलाइज ऑन द वल्नरेबिलिटी ऑफ द वीकर राइवल्स, वेदर द कंपनी इज एबल टू डिफेंड अगेंस्ट और काउंटरैक्ट द फैक्टर दैट मेक द इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव, डिग्री ऑफ रिस्क, सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम, कंटिन्यूड पार्टिसिपेशन विद इन द इंडस्ट्री. सर ये सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस विद इन द इंडस्ट्री को जस्टिफाई करती है. इस पॉइंट को जरा अच्छे से रीड करके जाना भाई. मुझे क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन जाते के साथ आपको कहीं दिख न जाए. जो बेसिक सा 3 नंबर का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन डालने का दिल करेगा आईसीआई का, तो यहां पे वो चिपकाएगा. अब आ जाओ सबसे की एरिया में, वेरी वेरी हॉट एरिया, सबसे मेन एरिया में अब आ गए, पोर्टफोलियो एनालिसिस. इस चैप्टर का हार्ट. पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है सबको पता है? बिजनेस या प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो, उनका एनालिसिस, सो दैट वी कैन डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. मींस वी कैन डिसाइड अबाउट आवर स्ट्रैटेजी. क्लियर है? कोई बिजनेस कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा वो किस बेसिस पे डिटरमिन करेगा? बेसिस पोर्टफोलियो एनालिसिस. एडवांटेजेस क्या है? ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है आजकल, ठीक है? एडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है? हेल्प्स टू इवेलुएट ईच ऑफ द बिजनेसेस. सिर्फ तुम्हारे 100 बिजनेस है, क्या सब ग्रोथ कर रहे होंगे, सब स्टेबल होंगे, सब रिट्रेंचमेंट के फेज में होंगे? नहीं सर, कुछ ग्रोथ कर रहे होंगे, कहीं कैश फ्लो अच्छा होगा, कहीं नेगेटिव होगा, कहीं ग्रोथ चल रही होगी, कहीं फंड की रिक्वायरमेंट होगी, सर कहीं स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी, कहीं टर्बुलेंट सिचुएशन चल रही होगी, कहीं रिसेशन चल रहा होगा. सर अपने को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी है और उसको डील करना है. और इसके लिए सर हमें चाहिए होगा पोर्टफोलियो एनालिसिस करना. तब हमें पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा बिजनेस किस पोजीशन पे है इंडस्ट्री के अंदर, अपना क्या औकात है उसकी आज के डेट में, और हमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल हमारे पोर्टफोलियो के अंदर. That's why we are going to do portfolio analysis. I think this is clear to you. Next, helps to set objectives and allocate resources. इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे ना पैसे लगाने हैं कि निकालने हैं. ओके. डेटा फॉर इंट्यूटिव जजमेंट, हमें आगे के लिए क्या करना है, भविष्य कैसा होगा, हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना चाहते हैं. डेटा एनालिटिक्स का एडवांस फॉर्म, ठीक है? एक चीज सोचो जरा, दिल से सोचो. फ्यूचर रिटेल ने अपना बिजनेस उठा के रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को, RRVL को बेच दिया. कैसे समझ में आया कि अब बेचने का टाइम आ गया है, और पार्ट ऑफ द बिजनेस बेचने का टाइम मतलब डाइवेस्ट करने का टाइम आ गया है? कैसे डिसाइड किया होगा फ्यूचर रिटेल ने? बोलो. क्योंकि ना उसने पोर्टफोलियो एनालिसिस किया होगा, उसको पता चला होगा कि ये रिटेल का जो धंधा है ना, ये बिग बाजार वाला भाई, ये तो 24-25 हजार करोड़ के कर्जे में है. तो ऐसा है, अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होंगे. रिसोर्स एलोकेशन तो छोड़ो, ये पैसे मिल जाए, मैं ये पैसे अमेजॉन को गोली मारूं, ये पैसे ले जाके मैं अपने जितने कर्जे ले रखे हैं सबको पे करूं, मैं पिंड छुड़ाऊं, जाए बिजनेस भाड़ में. इतनी टेंशन लेके जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है. कोरोना अलग से चल रहा है, रिटेल बिजनेस मेरा वैसे ही पिटा हुआ है. इस टाइम में कौन खरीद सकता है? इंडिया में अडानी और अंबानी दो ही है. तो देखा भाई, ये रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ये वॉलमार्ट से टकराने के लिए बेताब है, जियो मार्ट टकराने के लिए अमेजॉन और वॉलमार्ट से बेताब है. बोला बस बकरा मिल गया, चिपका दिया. डेटा फॉर इंट्यूटिव जजमेंट.
तो आप कह सकते हो किशोर बियानी ने इंट्यूटिव जजमेंट देखा, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, सर इसी से पता चलता है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ, क्या एडवांटेजेस ऑफ बोलो ना, लिख के बोलो ना जरा एक बार, सारे लिख के बोलो ना, पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक है ना। सारे पैसे डूब गए, हाँ सारे पैसा डूब गए, वाओ थैंक यू, पोर्टफोलियो एनालिसिस, ग्रेट। अब आते हैं सर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एक्सपीरियंस कर्व। यहां पिछले अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा अपने मॉड्यूल को अमेंड किया था, लेकिन उसके बाद पूछा है क्या एक्सपीरियंस कर्व, हाल फिलहाल नहीं पूछा। ध्यान से सुनो, एक्सपीरियंस कर्व समझने के लिए 3 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला इकोनॉमी ऑफ स्केल, पता है सबको, एडम स्मिथ ने 1776 में थियरी ऑफ मास प्रोडक्शन दिया। जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान से सुनना, शायद ऐसे नहीं पढ़ा हो, मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा हमारी कॉस्ट पर यूनिट घटती चली जाएगी। बोलो यस और नो, यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट, ये तो सिंपल है, बचपन में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था सर। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग। एग्जांपल क्या है सर, डॉक्टर का देख लो, ये 5 ईयर एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर, ये 25 ईयर एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर। बताओ भाई, एक दिन में एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर ज्यादा ऑपरेशन कौन करेगा? अरे ये बेचारे के तो हाथ वाथ भी कांपेंगे, सोचेगा समझेगा फिर सीजर चलाएगा। ये तो आएगा काटते पीटते 25-50 को निकल जाएगा भाई। तो पर यूनिट कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। यस और नो? कैसे? लर्निंग बाय डूइंग। इसके ना सिर पे बाल कम है, मेरी तरह। कोरोना में गए ना, उसके भी गए, उसके एक्सपीरियंस से गए, धूप में नहीं गए। गेटिंग द पॉइंट? एक्सपीरियंस से गए। तो क्या है, ये एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये चीजों को ज्यादा, इसकी लर्निंग कर्व बड़ी होगी, इसकी लर्निंग कर्व छोटी है अभी। तो इसी को बोलते हैं हम लर्निंग कर्व। ध्यान से सुनना, हर्बन एबिंगॉस नाम के जर्नल साइकोलॉजिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया, द मोर टाइम अ टास्क हैज बीन परफॉर्म द लेस टाइम इज रिक्वायर्ड ऑन ईच सब्सिक्वेंट इटरेशंस। बात खत्म। टाइम 1 में कॉस्ट अलग है, टाइम 2 में कॉस्ट अलग है। धीरे से हमारा कॉस्ट घट गया क्या? टाइम 3 में और कम होगा, टाइम 4 में और कम होगा, ऐसे घटता चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? अब ध्यान से सुनो, इसके बाद अब आया मुद्दे पे, इन दोनों को जोड़ दो सर, इकोनॉमिक ऑफ स्केल को मल्टीप्लाई कर दो लर्निंग कर्व से, जो कर्व बन के निकलेगा सर उसे एक्सपीरियंस कर्व कहते हैं। आपके मॉड्यूल में ये बात लिखी है, लेकिन आप सीधा कहां पहुंच जाते हो? क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूसेस, इन दोनों के रिश्ते से। यही ना एक्सपीरियंस कर्व की यही फिलॉसफी है, बस सीधा अपने को वही पता होना चाहिए। ये भी चीजें हैं, इंस्टीट्यूट कभी यहां से कुछ घुमा दे तो पूरी बात पढ़ा करो बेटा। यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन एज द फर्म एक्यूमुलेट एक्सपीरियंस इन टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन? एनीवन? Does this mean total production? No. Does this mean total production? No. What is cumulative volume of production? ध्यान से सुनो, हमने एलेक्सा को पहली बार जब बनाया, एलेक्सा को जब से बनाया तब से आज तक एलेक्सा का कितना प्रोडक्शन हुआ है? Since the origin of this product that is called, मुझे ये नहीं पता। थैंक यू। एलेक्सा जवाब देने लग गई, मुझे नहीं पता कि जब मेरे से। पास कई सवालों के जवाब हैं, मगर हर एक का नहीं। ठीक है, एलेक्सा बैच चल रहा है, ठीक है, गुड। सुनकर खुशी हुई। थैंक यू। चुप हो जा आंटी, अभी दिमाग दूसरी जगह लग रहा है, ठीक है ना। तो यस, तो अरे रुक जाओ, अभी पीएसके ने बोला है कि सर एयरटेल के पास भी तो लर्निंग कर्व था, जियो नया था, बट लर्निंग कर्व जरूरी नहीं है कि आप हर बार बिल्ड करते हो। लर्निंग कर्व, एक्सपीरियंस कर्व आप अक्वायर भी कर सकते हो। उसने रिलायंस इंफोकॉम का 25,000 करोड़ रुपए का डेप्ट पे करके क्या लिया? टावर लिए, फाइबर ऑप्टिक्स लिया। बोलो ना यस और नो? उसका लर्निंग एंड एक्सपीरियंस कर पूरा का पूरा अक्वायर कर लिया। आइदर आप सालों में डेवलप करते हो या किसी के डेवलप किए हुए को आप अक्वायर कर लेते हो। इसीलिए आप एक बात समझो, इशारा, कि जब कोई कंपनी बुक वैल्यू पे 200 करोड़ की होती है लेकिन मार्केट में वो 1000 करोड़ में अक्वायर होती है, तो उसके पीछे वो इनटैंजिबल फैक्टर वर्क करते हैं जो बैलेंस शीट में नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये फैक्टर ने यहां काम किया। बात समझ में आ गई? यस सर, थैंक यू। तो सर क्या हुआ? क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है सिंस द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी डबल होती है, जब क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डबल होता है, तब कॉस्ट पर यूनिट 25 या 40% के रेट से डिडक्ट करता है। सर ये बीसीजी और कॉनकॉर्ड कंपनी का डेटा है, बात खत्म। ये है सर इसका कर्व, प्रैक्टिकल एग्जांपल सर बुक में मैंने दिया हुआ था। जब ये 1x 2x 4x होगा सर, ये लगभग 40 to 25% के रेट से रिड्यूस होता चला जाएगा।
बात खत्म सर। अब इसका जो इंप्लीकेशन है वो पढ़ लो, एग्जाम में हो सकता है सीधा इंप्लीकेशन ही आ जाए, ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यस, इंप्लीकेशन ऑफ एक्सपीरियंस कब क्या है, सिग्निफिकेंट कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन डबल होगा, मेरा कॉस्ट पर यूनिट 25 से लेकर के 50%, अलग अलग कंपनियां अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग डेटा होता है, घटेगी। सिंपल सी बात है, तो कॉस्ट एडवांटेज तो है ही, मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। दूसरा, बिजनेस विद द हाईएस्ट मार्केट शेयर लाइकली टू हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस, जैसे वॉलमार्ट, आप एग्जांपल ले सकते हो वॉलमार्ट। वॉलमार्ट को किस बात का फायदा है, 1962 से सैम वॉल्टन ने जो सेल्फ सर्विस रिटेल शुरू किया, उसका एक्सपीरियंस कब कितना बड़ा हो चुका है, ठीक लगा के लगाओगे तो 60 साल का कम से कम एक्सपीरियंस। कर्व इज अ बैरियर टू एंट्री, न्यू फॉर्म्स कहां से लाए, कि जियो के लिए बैरियर था, जियो ने एक्वायर किया, पीएसके का सवाल का जवाब मिल गया। External growth might be best way to do this if the business can acquire firm with strong experience, right? And इसकी वजह से किसी कंपनी की वैल्यूएशन भी चेंज हो सकती है। So these are the benefits of implications of experience curve. You have to understand experience curve है क्या, डायग्राम दिखता कैसे है, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन है क्या, कॉस्ट कैसे रिड्यूस करती है, और इसके implications क्या है। क्या इतनी बातें आप समझ गए, लिख सकते हो, आगे बढ़ सकता हूं। थैंक यू बोले, आगे चले, बोलो यस और नो। यस सर। अमित अरोड़ा शेयर्ड विजन, विजन बाद में बात करेंगे, जब वहां पहुंचूंगा मैं बता दूंगा, ठीक है भाई, अभी तो हम वहां है ही नहीं, दूर बैठे बेटा, ठीक है, या अभी सेशन के बीच में मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। विजन शेयर्ड का मतलब होता है टॉप मैनेजमेंट ने विजन बनाया और उसको डिक्टेट कर दिया, विजन शेयर्ड है। शेयर्ड विजन का मतलब होता है जब वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन से फीडबैक लेके विजन सेट करता है, वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है, फीडबैक है, बॉटम अप अप्रोच है, विजन शेयर्ड विजन है, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ भाई पीएलसी, पीएलसी नॉर्मल है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीसीजी मैट्रिक्स बताओ, बीसीजी मैट्रिक्स में कितने लोगों को दिक्कत आई है, बीसीजी मैट्रिक्स सबका स्ट्रांग है, हो जाएगा, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आने हैं इस बार, किया हुआ है। एक बार बोलो मेरे को, फटाफट बोलो, आपकी डिमांड के बेसिस पे ही पढ़ा रहा हूं मैं, या ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए तो बता देना, ब्रेक की कोई टेंशन नहीं है, ब्रेक दे दे के पढ़ाऊंगा, रात को 2 बजे 3 बजे जब खत्म हो जाएगा, खत्म करके थैंक यू गुड नाइट स्लीप टाइट बोल दूंगा, डोंट वरी, मेरी एनर्जी नहीं खत्म होएगी, मैं ऐसे ही चलता रहूंगा, अपने को तो आदत है। यस अमित क्लियर हो गया, यस बेटा, चलो यस 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 यस, पढ़ाना है, पढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रांग है, ओके, नो, कुछ का नो है, कुछ का यस है, ब्रेक नो ब्रेक, चलो थैंक यू। बॉटम लेवल फीडबैक फ्रॉम बॉटम लेवल सीए फाइनलिस्ट, थैंक यू, स्ट्रांग, ठीक है, ठीक 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 ठीक, डन है। चलो भाई आ जाओ, बोस्टन बीसीजी का, बीसीजी मैट्रिक्स क्या है बताओ, बीसीजी मैट्रिक्स क्या है, बीसीजी मैट्रिक्स कहां से पैदा हुआ, देखो 2 चीजें हैं यहाँ पे, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है, एक बिजनेस ग्रोथ रेट है, दूसरी तरफ रिलेटिव पोजीशन या मार्केट शेयर है, ठीक है। बिजनेस ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर की सेल हमारी कितनी थी, इस साल की टर्नओवर कितनी है, सेल कितनी है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स, ठीक है ना। अगेन मार्केट शेयर क्या है हमारा मार्केट शेयर डिवाइडेड बाय इंडस्ट्री का मार्केट, इंडस्ट्री का सेल्स, तो उससे हमें पता चल जाएगा यार, नियरेस्ट राइवल की सेल से हम कंपेयर करते हैं, हमें रिलेटिव पोजीशन का पता चलता है। सर दोनों क्या हो सकते हैं, हाई हो सकते हैं, लो हो सकते हैं, बिजनेस ग्रोथ रेट हाई या लो हो सकता है, मीडियम नहीं है, इसी की शॉर्टकमिंग की वजह से बन गया हमारा जी मैट्रिक्स स्टॉप लाइट मॉडल। हो सकता है कल को एक क्वेश्चन आए, बीसीजी मैट्रिक्स एंड जी मैट्रिक्स के बीच का डिफरेंस क्या है, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट एंड देन यू स्टडी दिस। नाउ कम टू द पॉइंट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, मैं एकदम क्रिटिकली एनालाइज कर रहा हूं, 5 से 10 मिनट लगाऊंगा, बीसीजी को पूरा यहां पे थ्योरेटिकली पहले एक्सप्लेन करूंगा एंड देन आई विल गो टू एनीथिंग एल्स, ठीक है। आओ करो मेरे साथ, सारे लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आप बताएंगे, जेनरिक बातें नहीं करूंगा, ठीक है। आ जाओ, टू द पॉइंट वो बातें करूंगा जो एग्जाम में लिखना है। देखो भाई, सबसे पहली बात शुरुआत करेंगे क्वेश्चन मार्क से, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी बिजनेस सबसे पहले जब शुरू होता है क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। जब हम कोई सिलेबस शुरू करते हैं हम क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्लास शुरू करने से पहले तुमने क्या बोला था, कौन सा प्रोफेसर आ रहा है, पता नहीं कैसा पढ़ाएगा, क्या रायता फैलाएगा, पूरा रिवीजन कराएगा, नहीं कराएगा, झूठ बोल के चला जाएगा, डर रहता है ना। क्वेश्चन मार्क ये तो समय बताएगा कि क्या होगा, गेटिंग द पॉइंट। सो कैसे होता है सर, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे यहाँ पे, जब भी कोई प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क होता है वो 0 से शुरू करता है, सभी 0 से शुरू करते हैं, से वो 500 पे गया, से वो 2000 पे गया, और सर ये बढ़ता चला गया, हम क्या करते हैं इसे, हम कहते हैं और इसमें पैसे लगाओ, इन्वेस्ट, क्या बोलते हैं हम, इन्वेस्ट। ध्यान से सुनना, लॉजिक सुनना, फिर बाकी थियोरेटिकल बातें कंक्लूड करता हूं। ओके, इन्वेस्ट मतलब इसको स्टार कैटेगरी में ले जाओ, प्रमोट करो, इस प्रोडक्ट को और प्रमोट करो, नंबर 1।
नंबर 2, कभी कभी क्या होता है, कोई प्रोडक्ट जीरो से शुरू होता है सर, 500 पे आता है, फिर सर 2000 पे आता है, और सर यहीं से कल्टी मार जाता है, ये तुरंत डिक्लाइन चालू हो जाता है, 1000 पे आ गया, फिर 500 पे आ गया, हम क्या बोलते हैं, डाइवेस्ट, लिक्विडेट, हटा इसको, हटा सावन की घटा, ये चलेगा नहीं। ऐसा होता है क्या? कई प्रोडक्ट मार्केट में सेट होने से पहले ही डाइवेस्ट हो जाते हैं, यस और नो? यस। तीसरी प्रोडक्ट, ध्यान से सुनो, एक और प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है जो जीरो से शुरू होती है, 1000 पे आती है, 2000 पे आती है और स्टेबल हो जाती है, अब इससे ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, लेकिन इसने एक रिलेटिव मार्केट शेयर तो ग्रैब कर ही लिया है, एक रिस्पेक्टेबल। तो हम क्या करते हैं, कंपनी बोलती है कोई बात नहीं, 2000 बिक रही है, उससे नीचे तो नहीं जा रही ना, ब्रेक इवन पॉइंट पे जब तक ये काम कर रही है, हमने बड़ी मेहनत करके ये प्रोडक्ट या बिजनेस लॉन्च किया है, इसे हम डाइवेस्ट लिक्विडेट नहीं करेंगे, हाँ इसको स्टार भी नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे सर, इसे सर डॉग की पोजीशन में रख देते हैं, जब तक ये ब्रेक इवन पॉइंट पे काम करेगा ठीक है, नहीं तो इसे लिक्विडेट कर देंगे। बात समझ में आ गई क्या? ये सेल की स्टोरी समझ में आ गई क्या? देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज इन दिस सेल, समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन इस पे बनेगा, क्वेश्चन जो तुम सोच रहे हो उस पे नहीं बनेगा। क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? नहीं, एग्जांपल्स में बाद में लूंगा, एग्जांपल्स में मैं बाद में आऊंगा, पहले मुझे फिलॉसफी क्लियर करने दो। यस यस, क्योंकि फिलॉसफी लिखनी होती है सीधी सीधी वहां पे जाके, ये है ये मैं इस पे फोकस कर रहा हूं जानबूझ के। एग्जांपल में 1000 कम से कम दे सकता हूं यहाँ पे, इसके बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम, टाइम नहीं है। यस, आ जाओ मुद्दे पे आते, एग्जांपल भी करेंगे बट पहले फिलॉसफी। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क की सिचुएशन क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे बिजनेस ग्रोथ रेट हाई है, बट यहाँ पे मार्केट शेयर क्या है, लो है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है। अच्छा, बिजनेस ग्रोथ रेट हाई क्यों है? कुछ खास तो उखाड़ा नहीं यहाँ पे इसने, ये तो मतलब अभिषेक बच्चन है, इसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों हाई है? नहीं, या अनन्या पांडे है, चली नहीं अभी तक, क्वेश्चन मार्क ही है, चलेगी नहीं चलेगी नोबडी नोज। पता है क्यों है? क्योंकि यहां जीरो से शुरू करते हैं ना, परसेंटाइल ग्रोथ ज्यादा होती है। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, बताओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हाई होती है कि लो होती है? अब आप बताना चालू करो, इन्वेस्टमेंट हाई होती है कि लो होती है या मॉडरेट होती है? आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट मॉडरेट होती है, क्योंकि सर इंट्रोडक्शन है और बिजनेस ग्रोथ रेट हाई है। बताओ भाई, रिस्क हाई होगा कि लो होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क हाई होगा कि लो होगा? आपको सिर्फ सवाल का जवाब देना, रिस्क हाई होगा कि लो होगा? सर रिस्क यहां पे इन्वेस्टमेंट मॉडरेट तो रिस्क भी मॉडरेट एवरेज होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर कैश इनफ्लो हाई होगा कि लो होगा? सर कैश इनफ्लो नेट कैश इनफ्लो दोनों लो होंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा है, अभी तो कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू आया ही नहीं, इसका सेल्स साइज छोटा है, बहुत ही क्लियर है। ठीक है, ये हो गई। अब आते हैं सर स्टार में। स्टार वो पोजीशन है जो किसी भी बिजनेस को यंग रखने के लिए हम चाहते हैं 60% प्रोडक्ट या हमारे बिजनेसेस इसी कैटेगरी में हो। टाटा चाहता होगा, रिलायंस इंडस्ट्री चाहती होगी कि उसका 60% से ज्यादा बिजनेस स्टार कैटेगरी में रहे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबली यंग होगी, एजिलिटी बढ़ेगी, यही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहती है। इसीलिए स्टार की इतनी इंपॉर्टेंस है, जहां बीजीआर भी हाई है और जहां मार्केट शेयर भी हाई है। बट कुछ सवाल अब शुरू होते हैं। तो जितने क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट आगे ग्रो करते हैं उनको हम इस कैटेगरी में, स्टार कैटेगरी में लेके आते हैं, लाइव एंड यंग प्रोडक्ट या बिजनेसेस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहां बताओ इन्वेस्टमेंट हाई होगी, लो होगी, क्या होगी, या हाईएस्ट होगी? मैं कहूंगा स्टार है, ग्रो कराना है, बिल्ड करना है प्रोडक्ट को, हाईएस्ट होगी। तो जब इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट होगी तो रिस्क कैसा होगा? वो भी सर हाईएस्ट होगा, क्योंकि यहां दोनों हाई है ना, बीजीआर एंड मार्केट शेयर और रिलेटिव मार्केट पोजीशन दोनों हाई है, तो रिस्क भी हाईएस्ट होगा यहाँ पे, हाई इंटू हाई, हाईएस्ट। अच्छा जी, कैश इनफ्लो कैसा होगा? हाई होगा। नेट कैश इनफ्लो कैसा होगा? सर मॉडरेट होगा, क्योंकि यहां इन्वेस्टमेंट हाई है ना, इन्वेस्टमेंट हाई होने की वजह से, हाईएस्ट होने की वजह से कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो मॉडरेट होगा। ये बात भी क्लियर हो गई क्या सबको? लॉक करें क्या इसको? चलेगा क्या? डन है सर, इतनी बात हो गई। और कोई बात? अभी और छोटी छोटी बातें पूछूंगा। डन, आगे बढ़ते। स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा अभी, स्ट्रैटेजी बाद में पूछूंगा, स्ट्रैटेजी बाद में पूछूंगा, अभी पहले ये लॉजिक लगा लो। अब आते हैं सर यहां से जो प्रोडक्ट बुड्ढे हो जाएंगे, ऐसे चलेगा कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मिक्स करो। पीएलसी में क्या होता है याद करो, ये इसलिए दोनों को बाजू बाजू में रखा है, समझने की कोशिश करना, ये समझदारी पे, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आए पास्ट ईयर में, फिर आ सकते हैं। अभी जो इंस्टीट्यूट का मूड है उसमें एक प्रैक्टिकल बनता है इस टॉपिक के अंदर, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट डेवलप होता है, इंट्रोडक्शन होती है, ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है, डिक्लाइन होती है। ठीक है, कहते हैं ना कि वो
एक सुप्रीम कोर्ट के, एक हाई कोर्ट के जज थे, उनसे कोई बंदा रोज आता था और रोज आके पूछता था, यार जिंदगी में क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया यार, जज बने और क्या बने, सीधी सी बात। रोज आके चैलेंज कर जाता, क्या बने? मतलब अबे यार ये अपने पीछे ही पड़ गया। तो जज साहब ने बड़े दिन सोचा, सही बात है, जिंदगी में अपने ने क्या किया? बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। नहीं, कुछ कुछ आते हैं। अब आज के दिन आके मैं बोलूं तुमने क्या पढ़ाई करी? यार कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, बकवास कर रहे हो, ये है वो है ना। बंदा कहेगा यार ये तो पढ़ाने आए थे, डिमोरलाइज करके अपने को डिप्रिशिएट करके चले गए, पता नहीं क्या है, फ्रस्ट्रेट करके। तो जज साहब ने बोला अच्छा कल आना, बताऊंगा क्या किया मैंने जिंदगी में। जज साहब ने पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोला, सुनना ध्यान से। जिंदगी में शेख क्या कारे नुमाया कर गए। पैदा हुए, यहां देखो मेरी कलम पेन कहां चल रही है, वहां देखो। पैदा हुए, बीए किया, सीए किया, नौकर हुए, बिजनेस किया, शादी किया और फिर बेचारे मर गए। क्या बोला मैंने? पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोल दिया, बीसीजी मैट्रिक्स बोल दिया। यही है बेटा, क्या है? जिंदगी में शेख क्या कारे नुमाया कर गए। पैदा हुए, बीए किया, सीए किया, नौकर हुए, प्रैक्टिस किया, शादी किया और फिर बेचारे मर गए। बोलो यही है ना हमारी लाइफ साइकिल? और कुछ है क्या? बिजनेस की भी यही होगी ना, प्रोडक्ट की भी यही होगी ना, बीसीजी मैट्रिक्स में भी तो इसी का तड़का है। बीसीजी मैट्रिक्स में क्या है? जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, मतलब क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद बड़े हुए, ग्रोथ किया, ताम झाम धूम धड़ाके मचाए, एकदम जवानी के तड़के भड़के। नहीं, इंडिया इज अ यंग नेशन, 60% से ज्यादा स्टार के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे मैच्योर हो गए। पैसे तो खूब कमाते हैं लेकिन शरीर थक रहा है। मतलब सीधी सी बात है सर, यहां पे ध्यान से सुनिए, इनकी रिलेटिव पोजीशन तो हाईएस्ट है, तो कैश इनफ्लो भी हाईएस्ट होगा। लेकिन सर अब क्या है, ये मैच्योरिटी का ये फेज है, यहां पे बैठी है कैश काउ, ये नंबर 1 की पोजीशन पे बैठी है, पोजीशन भी हाई है लेकिन ग्रोथ रेट, अब बताओ यहां पे टॉप पे आ गए हो, कितनी ग्रोथ करोगे? बहुत ही ऑपरेशनल ग्रोथ, नॉर्मल माइल्ड ग्रोथ करोगे। स्टेबिलिटी की स्ट्रैटेजी है आपका। तो पूरा फोकस इस बात पे है कि कैसे मैं अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को सेफगार्ड कर सकूं। बोलो यस और नो, यस और नो। ये तुम्हें याद करा के रखेगा, सर ने पूछा था यस और नो, इसलिए मैं बार बार पूछता हूं यस सर। ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, यहां पे कंसोलिडेट कर रहा हूं मैं। क्या हुआ? अब यहां पे ये चीज स्टेबिलिटी की स्ट्रैटेजी, मतलब यहां पे इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगी, रिस्क मॉडरेट हो जाएगी, लेकिन कैश इनफ्लो हाईएस्ट होगा। हर कंपनी की हिस्ट्री में देखोगे, टाटा में ऑल्टो, स्विफ्ट, बोलो ना एक एक करके लाइन लो ना। टाटा का अभी नेक्सॉन बना पड़ा है ना एकदम स्टार, बोलो ना, अलग अलग कार की जरा जनरेशन। क्रेटा कैश काउ, अब उससे गिरेगा तो खत्म ही होएगा। अब देखो यहाँ पे किया सेल्टॉस, ये वो, एमजी हेक्टर, सब उसको उड़ाने के पीछे लगे, हैरियर वेरियर सब लेके आ रहे हैं। हटा इसको, सावन की घटा, नंबर 1 हो गया है मार्केट में। लेकिन कोई बात नहीं, उसका प्रोडक्शन लर्निंग एक्सपीरियंस का बड़ा है, पर यूनिट कॉस्ट कम है, वो सस्टेन कर रहा है मार्केट के अंदर, वैल्यू क्रिएट कर रहा है। समझ में आ गई बात? ब्रांड भी बड़ा हो चुका है, इसलिए उसको बीट करना मुश्किल ही नामुमकिन है। वो नंबर 1 की पोजीशन पे बना हुआ है। वो हुंडई का कैश काउ है। किसी जमाने में एसेंट हुआ करती थी उसकी कैश काउ, किसी जमाने में वेरना हुआ करती थी, आज भी है वेरना कैश काउ है। मैं वो ये नहीं बोलूंगा कि वो अभी डॉग की पोजीशन पे है, अच्छा खासा कमा के कैश दे रही है उसको, एस्टैब्लिश्ड गाड़ी है, बात खत्म। i10 i20 इसी कैटेगरी में आएगी, सोचते जाओ। स्काई इज द लिमिट एग्जांपल ढूंढ रहे थे ना, दे रहा हूं एग्जांपल, बहुत दूंगा, लाखों हजारों, आ जाओ। उसके बाद जब कोई कंपनी यहां से गिरती है जिसका कि बस सिंपल सी बात है कि सर उसका मार्केट शेयर भी लो होगा, बिजनेस ग्रोथ रेट भी 0 हो जाएगी, ना के बराबर रहेगी, जिसे हम टेक्निकल भाषा में बैकलिस्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट का बैकलिस्ट, बिजनेस का लेगगार्ड, मतलब एकदम बेचारा। अब जब तक ये ब्रेक इवन पॉइंट पे खेलता रहेगा, सारे पैरामीटर्स यहां पे लो हो जाएंगे, रिस्क भी लो हो जाएगा। जब बीईपी से ये नीचे जाएगा तो हम बोलेंगे अबे अब कितना गिरेगा भाई, अगर इससे ज्यादा गिरेगा तो तुझे लिक्विडेट कर देंगे। तो यहां के बाद डाइवेस्टमेंट या लिक्विडेशन होती है। सर दिस इज ऑल अबाउट बीसीजी मैट्रिक्स। यही बातें लिटरेचर में लिखनी है आपको, पॉइंट टू पॉइंट। इन्वेस्टमेंट, कैश इनफ्लो, ये वो, बीजीआर इतना होगा, यहां होगा, इस सेल में ये होगा, इस सेल में ये होगा। अब बताता हूं लास्ट पंच लाइन, इसको कंक्लूड करने के लिए ध्यान से सुनना। अब आपको कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करवाता हूं, वेट करो। ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। मुझे पता है इस क्वेश्चन का इस बार एग्जाम में आना कंपलसरी ही नहीं, महा कंपलसरी है, ये आएगा। तो आपने एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन किया है, आपने समय बर्बाद नहीं किया है। कम, नेक्स्ट पॉइंट। अब मेरा अगला सवाल मित्रों आप सबसे पहले बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन मार्क की स्ट्रैटेजी क्या होगी तो आप क्या बोलेंगे? बताइए, आप बताइए, मैं लिखूंगा। क्वेश्चन मार्क की स्ट्रैटेजी क्या होगी दोस्तों? प्लीज टेल मी। क्वेश्चन मार्क की स्ट्रैटेजी क्या होगी? प्लीज टेल मी, प्लीज कम ऑन।
अब आ जाओ, बहुत ज्ञान सुन लिया तुमने, आंखें बंद करके बहुत सुन लिया। क्वेश्चन मार्क की स्ट्रेटजी क्या होगी? सर देखो ध्यान से सुनो। सर यहां तो बहुत सारी स्ट्रेटजी लग गई। सर यहां पे एक्सपेंशन भी हो रहा था, हाँ हो रहा था, तभी तो स्टार में लेके गया। सर एक प्रोडक्ट ऐसा भी था जिसको आपने डॉग में भेज दिया था, तो सर यहां पे स्टेबिलिटी भी लग रही थी। हाँ लग तो रही थी, मैंने कब मना किया, लग रही थी। अच्छा सर यहां पे एक को आपने बाहर का रास्ता मतलब डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन भी किया था। हाँ तीसरी स्ट्रेटजी ये भी थी। तीन तीन स्ट्रेटजी एक बॉक्स में। हाँ भाई हाँ, सही सुना आपने, तीन तीन स्ट्रेटजी एक बॉक्स में। तो क्या सर ये जो स्ट्रेटजी है बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट, बिल्ड नहीं लगेगा यहां पे? हाँ बोलो बोलो, बिल्ड नहीं लगेगा यहां पे? नहीं, ओनली बिल्ड नहीं लगेगा। सर ये तो आप पहली बार बता रहे हो, आप गलत पढ़ा रहे हो हमें। भाई चेक कर लेना आईसीआई का मॉड्यूल, ठीक है। मिक्स ऑफ स्ट्रेटजी लगता है, हम कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी लगाते हैं बीसीजी मैट्रिक्स में। अगर कहीं कुछ पढ़ा है उल्टा पुल्टा ठीक कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। आ जाओ ध्यान से सुनो। मतलब सर यहां पे बिल्ड भी होगा, होल्ड भी होगा और डाइवेस्ट भी होगा। यस सर। हार्वेस्ट नहीं होगा? नहीं, हार्वेस्ट का उतना मौका नहीं है यहां पे। सर क्या, अब स्टार में आते हैं। सर यहां पे तो एक्सपेंशन होगी, और आपको पता है अभी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाऊंगा, जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो कंसोलिडेशन भी करते हैं, स्टेबिलिटी की स्ट्रेटजी भी फॉलो करते हैं। यस, आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपेंशन वी डू कंसोलिडेट, तभी तो कैश इनफ्लो बढ़ाते हैं हम अपना। तो सर यहां पे स्टेबिलिटी भी होगी। यस सर होगी। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। स्टेबिलिटी भी होगी। सर यहां पे बिल्ड भी होगा, होल्ड भी होगा, हार्वेस्ट भी होगा, डाइवेस्ट होगा क्या? नहीं होगा। बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट तीनों लगेंगे यहां पे, मिक्स ऑफ स्ट्रेटजी लगेगी। याद रखना इस बात को, कभी मत भूलना दोस्त। यस बहुत अच्छा। कैश काउ में आ गए। सर कैश काउ में सर बिल्ड का तो कोई मतलब नहीं, बिल्ड गया तेल लेने। हाँ सर हार्वेस्ट होगा और होल्ड होगा, अपनी पोजीशन बचा के रखेंगे और पैसे निकालते रहेंगे। दो सर लिक्विडेट में आएंगे, यहां पे हार्वेस्ट होगा और डाइवेस्ट होगा, और तो कोई होगा नहीं जब तक ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर या उसके बराबर बना रहेगा। बैक लिस्ट से पैसे निकालते रहेंगे और बाद में डाइवेस्ट कर देंगे। दिस इज द मिक्स ऑफ स्ट्रेटजी दैट इज बीइंग यूज्ड इन बीसीजी मैट्रिक्स। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन टेक्निकली। बस इन सारी बातों को आपको लिखना है, जितनी मैंने बातें बोली है। ऑब्वियसली अब यही मॉड्यूल पढ़ता और फिर ये बातें समझाता, आपको उल्टा लगता। बेहतर यह है आप पढ़ चुके हो, आपको कंसोलिडेट करा दिया, आपको बीसीजी क्लियर हो गया दोस्त। अब आगे बढ़ते, ठीक है। लेकिन जी मैट्रिक्स करने से पहले हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंटोर बुक पे आ जाओ, एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, उसके बाद आएंगे। रिट्रेंचमेंट होगा सर क्वेश्चन मार्क में? हाँ होगा, होगा बिल्कुल होगा। सर देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सपीरियंस कर्व, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको उसके बताने हैं, रेलेवेंस बतानी है और आपको इसका डायग्राम बताना है, कंक्लूड करना है। क्वेश्चन आए तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अगर सर आपके पास पीएलसी का क्वेश्चन आता है, सारे फेजेज को एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बताना है, कंक्लूड करना है, अलग अलग फेजेज में क्या होता है, कहां ग्रोथ होती है, कहां एक्सपेंशन है, कहां स्टेबिलिटी की स्ट्रैटेजी है, कहां मिक्स स्ट्रैटेजी है, सारी बातें, ठीक है। यस अब आ जाते हैं सर अपन डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स। अगर गलती से आता है बीसीजी मैट्रिक्स को सबसे पहले स्टेप में एक्सप्लेन करना है, उसके बाद सर आपको दोनों डायमेंशंस को बताना है। एक तरफ बीजीआर होगा, दूसरी तरफ मार्केट शेयर या रिलेटिव पोजीशन होगी। सर डायग्राम बना के दिखाना है, और दिखाने के बाद सर एक एक फेज को जो मैंने उसके बॉक्सेस में भी लिख लिख के आपको बताया था, पॉइंटर में ऐसे ऐसे लिखना है। बस साफ साफ वही बातें लिखी हुई है जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और लास्ट में यू कैन कंक्लूड विद द स्ट्रैटेजी बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है। नाउ इट डिपेंड्स कि आप कितना लिख पाते हो। मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, बीसीजी कंक्लूड कर दिया। अगर प्रैक्टिकल सम आता है तब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे। अगर कोई ऐसा सम आता है जैसा स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 6 एक आपके पास दिया हुआ है, एक इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट रेवेन्यू रिसेंट ग्रोथ प्रॉफिट परसेंटेज मार्केट शेयर परसेंटेज इंडस्ट्री ग्रोथ रेट दिया हुआ है। तो सर जब ये दिया हुआ है तो ये इसका कोई मतलब नहीं अपने लिए, माइनस मरना कैंसिल, सीधी सी बात है। तो आप क्या करोगे, आंसर को लिखते हुए ध्यान रखना आपको वर्किंग नोट देना होगा। बट वर्किंग नोट लगाने से पहले आप बीसीजी मैट्रिक्स को एक ब्रीफली डिफाइन करोगे, देन वर्किंग नोट बनाओगे, देन ये टेबल बनाओगे। आपके इस टेबल में 1 2 3 4 किसी काम के नहीं है, इनको नहीं लेना। सुनो ध्यान से दुनिया वालों, ध्यान से सुनो, आपको मैट्रिक्स बनाना सिखा रहा हूं। शायद आपने बातें करी होंगी, लेकिन शायद उसके बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज मार्केट शेयर आपको यही चाहिए ना, और आपको क्या चाहिए,
परसेंटेज इंडस्ट्री ग्रोथ रेट चाहिए, दोनों की पोजीशन आपको लिखनी पड़ेगी। 50% से ऊपर हाई है, उससे नीचे लो है, सिंपल सी बात है। फिर जो प्लस है वो हाई है, जो माइनस है वो लो है, सिंपल सी बात है। अब सर आपके पास हाई हाई स्टार, लो हाई क्वेश्चन मार्क, हाई लो कैश काउ एंड लो लो डॉक्स। और उसके बाद जिस प्रोडक्ट को जहां डालना है ये मैट्रिक्स बना के यू हैव टू पुट थिंग्स इन प्लेस एंड एक एक प्रोडक्ट को ABCD में क्यों डाला, कहां डाला, उसकी एक्सप्लेनेशन से कंक्लूड करना ही पड़ेगा। दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाइक दिस। आई थिंक यू गॉट इट। डन, ठीक है, पर्पस पूरा हुआ आज के मैराथन का। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है, बातें क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट एकदम ढिंचाक। बस आधे घंटे और ये चैप्टर कवर कंक्लूड। ठीक है, मेजर कॉन्सेप्ट हमने निकाल दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 से 12 या 15 नंबर के क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में आ सकते हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग इट। विश्वदेव गिरी, बेटा हमने आरटीपी ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है और करवा के अपने टेलीग्राम अपने चैनल ओम त्रिवेदी पे डाला हुआ है, AISSM पे आरटीपी करा दिया हमने, टाइम से करा दिया। शायद आपको नहीं दिखी होगी, आप अभी सर्च मारो मेरे नाम से, आपको आरटीपी मिल जाएगी। और ज्यादा नहीं है, आधे पौने घंटे में ही करा दिया, कोई बहुत लंबा चौड़ा गेम नहीं है। वो भी अभी भी कराऊंगा तो वही कराऊंगा, ठीक है ना। आएगा आएगा, डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एकदम हिम्मत रखो, क्वेश्चन इजी आएंगे और उसी लाइन पे आएंगे जिस लाइन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको करा रहा हूं। अब देखो एक इमीडिएट मैट्रिक्स करा रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज जी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स छोड़ के नहीं जाएंगे, कोई भी मैट्रिक्स छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है कि बीसीजी और जी मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। पहले जी मैट्रिक्स समझ लो। जी मैट्रिक्स में देखो मार्केट अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस पोजीशन को रखते हैं, इसे स्टॉप लाइट मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 1, इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। दूसरी बात ध्यान से सुनो सर, वहां पे हाई मीडियम होता था, यहां हाई लो होता था, यहां हाई मीडियम लो है, एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस की उसमें हम रिलेटिव पोजीशन एंड बिजनेस ग्रोथ रेट लिखते थे, यहां बिजनेस ग्रोथ रेट की जगह मार्केट अट्रैक्टिवनेस है और रिलेटिव पोजीशन या मार्केट शेयर की जगह पे बिजनेस पोजीशन है। क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हाई मीडियम लो का पॉइंट। और सर देखो ध्यान से, और भी इसके डिफरेंसेस हैं सर। वो 2x2 मैट्रिक्स था, ये 3x3 मैट्रिक्स है, बताने के लिए भी अच्छा है, ठीक है। किसने किसको रिप्लेस किया ये लिखना है। और बस इतने पॉइंटर के साथ अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है आप लिख सकते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स। नाउ नेक्स्ट सर, यहां पे ना आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा सर? इन जी मैट्रिक्स व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट अट्रैक्टिवनेस? इन जी मैट्रिक्स व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ? ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है। कैसे सर आसान है? रट्टा मारना पड़ेगा? नहीं, सुनो ध्यान से। मार्केट अट्रैक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? अभी आपने एक टॉपिक पढ़ा, मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपटीशन एनालिसिस। बोलो पढ़ा क्या? मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपटीशन एनालिसिस पढ़ा क्या तुमने अभी? डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर पढ़ा क्या? इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन पढ़ा क्या? बोलो ना यस और नो, पढ़ा ना? वो सारी चीजें क्या थी उन सब की ठीक है। एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर एटसेट्रा, वो सब टॉपिक पढ़ा क्या? ट्रिगर्स ऑफ चेंज पढ़ा क्या? फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री पढ़ा क्या? वही पॉइंट का समरी इज मार्केट अट्रैक्टिवनेस। या थोड़े से पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, उसी का समरी है। आप चाहो तो यहां 50 पॉइंट्स लिख सकते हो, राइट, याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ कहां से आती है? इंटरनल एनवायरमेंट से आती है। कॉम्पिटेंसीज हो, ब्रांड हो, शेयर हो, कस्टमर की लॉयल्टी हो, मार्केट पोजीशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ हो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की पावर हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड हो, या फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज या एनी अदर रिसोर्स का एक्सेस हो, उसकी स्किल्ड मैन पावर हो, ये सब क्या है? उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिंपल, ये दोनों, ये इंटरनल से आएगा और ये मार्केट अट्रैक्टिवनेस एक्सटर्नल से आएगा। बात समझ में आ गई? अल्टीमेटली जी मैट्रिक्स इज ऑल्सो ऑल अबाउट इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस। तो सर हाई मीडियम लो कैलकुलेट करोगे, 3 सेल में इन्वेस्ट, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, हार्वेस्ट डाइवेस्ट, हार्वेस्ट डाइवेस्ट, हार्वेस्ट डाइवेस्ट आप बना सकते हो। स्टॉप लाइट मॉडल इसीलिए कहते हैं, इन्वेस्ट को ग्रीन, प्रोटेक्ट को येलो एंड हार्वेस्ट डाइवेस्ट को रेड जो बोलते हैं। बस इतना सा है, डिफरेंस करके जाना। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है। डन, बहुत अच्छे। अब सर एक मैट्रिक्स जो एंसॉफ मैट्रिक्स है, यहां नहीं पढ़ेंगे इसे सर, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। कहां पे? डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। जब हम इंटेंसिफिकेशन करेंगे, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, वहीं से पैदा होता है एंसॉफ
प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स वहीं करेंगे, ठीक है, ये टॉपिक वहां करेंगे। अभी आ जाओ सीधा सीधा एडीएल मैट्रिक्स के ऊपर, क्योंकि आपको तब समझ में आएगा, क्योंकि एक के साथ एक कॉन्सेप्ट फ्री में होगा, समय बचेगा, काम ज्यादा होगा। डन है, आगे बढ़े। एनी क्वेश्चन पूछ लेना, इसके बाद ये कंप्लीट करने दो, उसके बाद क्वेश्चन पूछना। एडीएल मैट्रिक्स पे आते दोस्त, सुनो क्या है एडीएल मैट्रिक्स। 4x5 मैट्रिक्स है, आर्थर डी लिटिल का मैट्रिक्स है। पीएलसी और कॉम्पिटिटिव पोजीशन को हमने मल्टीप्लाई किया है। पीएलसी का आपने को पता है, उसमें 4 फेजेज हैं, कौन कौन से बोलो ना, एम्ब्रायनिक, ग्रोथ, मैच्योरिटी, एजिंग, सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पीएलसी लगाना आसान है। अब सर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इसके डोमिनेंट, जो इसके कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो कितने टाइप के हैं, पहले एक बार याद ही कर लो इसको। डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टीनेबल, वीक, बोलो कौन कौन से। ठीक है, ये वीक है, ये वीक, टीनेबल नहीं है, ये वीक है। एक बार मेरे साथ रिसाइट कीजिए सारे लोग, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टीनेबल, वीक। डोमिनेंट में एक टर्मिनोलॉजी जो दिमाग में रखनी है वो है मोनोपोली, याद रहेगी क्या, एक टर्मिनोलॉजी जो दिमाग में रखनी है वो है मोनोपोली। ऐसी कंपनी जो स्ट्रांग हो, कंपटीशन में टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप रखती हो, जिसकी मोनोपोली हो, माइक्रोसॉफ्ट को बोल सकता हूं क्या, विंडोज के मामले में डोमिनेंट है, 95% से ज्यादा मार्केट उसके पास है। जिलेट को बोल सकता हूं क्या, 95% से ज्यादा मार्केट उसके पास है। iOS 10 को बोल सकता हूं क्या, सबसे बड़ा मार्केट शेयर उसके पास है। एप्पल को बोल सकता हूं क्या, डोमिनेंट कंपनी। IBM को बोल सकता हूं क्या, चिप बनाने के मामले में। इंटेल को बोल सकता हूं क्या, माइक्रो प्रोसेसर बनाने के मामले में, डोमिनेंट कंपनी। या कोई गवर्नमेंट की एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, जब कभी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट, टेलीकॉम राइट सिर्फ बीएसएनएल के पास हुआ करते थे, डोमिनेंट थी क्या एक टाइम में, यस सर डोमिनेंट थी। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग, ऐसी कंपनी जो कंसिडरेबली, जिसके पास फ्रीडम हो, जो प्राइस सेटर हो, प्राइस गेटर नहीं हो, जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैं बोल सकता हूं जियो स्ट्रॉन्ग है, एयरटेल स्ट्रॉन्ग है, दोनों में टफ कंपटीशन है, बट दोनों के लिए दोनों स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल अपने अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है, उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। फेवरेबल मतलब जहां इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड हो और कोई क्लियर कट लीडर स्टैंड नहीं करता हो मार्केट में, हैफाजार्ड कम्युनिकेशन हो, टेलीकॉम, जैसे कि आप देख लो टेलीविजन मार्केट में, सही है, कोई एक बंदा, कोई एब्सोल्यूट किंगडम किसी की नहीं है, फ्रेगमेंटेड है मार्केट। ठीक है, टीनेबल पोजीशन मतलब जो सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फैक्टरीली वर्क कर रहा है, जैसे निश कंपनियां होती है, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां होती हैं, ठीक है, टीनेबल बोलते हैं। वीक कंपनियां जो बिल्कुल अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस हो, इसके बाद उसका इंडस्ट्री से बाहर जाना ही बनता है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे एयरसेल चली गई, डोकोमो, टाटा डोकोमो की वाट लग गई, ऐसे तमाम, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वीक कंपनियां। तो आपको इस तरह से डिफाइन करना है, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टीनेबल, वीक। कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे ही क्वेश्चन आ जाता है, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, सीधा सीधा। और सर ये चार्ट अगर बनाना हो तो फॉर्मूला मेरा क्लियर है, मैं पहले ही बता देता हूं, आप इतनी डिटेलिंग करने में घुस मत जाना, नहीं तो आधा घंटा यही लगा जाएगा। तरीका क्या है सर, कैसे, जुगाड़, जुगाड़ बताता हूं। आज जुगाड़ का दिन है, आज दिमाग लगाने का दिन नहीं है ज्यादा, ध्यान से सुनो। इस वाले बॉक्स में आना, डोमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एम्ब्रॉयनिक, लिख के खत्म, 20 सेल बनेंगे, इस तरह से बना देना। इस वाले सेल में आओगे, आपको लिखना है वीक मल्टीप्लाइड बाय एजिंग, बस जैसे कोई भी मैट्रिक्स बचपन में बनाते थे, बना के सारे बॉक्सेस को फिल करके छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं किया और यहां हार्वेस्ट टर्न अराउंड की जगह पे आपने हो सकता है डिफरेंशिएट लिख दिया, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे मिलने की बजाय। तो ये गलती नहीं करनी है, प्ले सेफ, दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग एंड डू गुड। ठीक है, यस भाई देखो, राधा ने सारे एग्जांपल रख दिए, डोमिनेंट के, फेवरेबल के, टीनेबल, स्ट्रॉन्ग के, फेवरेबल, सीए फर्म, अरे वाह मेरा भी नाम डाला, थैंक यू। चलो इतना तो मानते हो, टीनेबल, वी स्टूडेंट्स अपीयर इन टुमारोज एग्जाम, क्या बात है, क्या क्रिएटिविटी है, थैंक यू सो मच। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी, नहीं क्रिएटिविटी एट 9 PM, है ना। चलो जी, तो ये है सर हमारा एडीएल मैट्रिक्स। अब एक सबसे बड़ा हॉट सवाल, अगर वो आ गया तो थैंक यू बोल देना मेरे को, क्या है, स्वॉट एंड टॉस मैट्रिक्स। इसमें सीधा मैं क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। स्वॉट में कुछ ऐसा तो कुछ ज्यादा जानदार भयानक वाला पढ़ाने को नहीं है, टॉस मैट्रिक्स में भी कोई बहुत भयानक पढ़ाने को नहीं है, लेकिन 3-4 चीजें यहां पे आपको जानने की है। एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो इस पे नया है, जो आईसीआई ने भी अपने मॉड्यूल में डाला है, और वो आपको जरूरी करके जाना चाहिए, और मैंने शायद उसको शुरू में ही रखा है। और वो क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन ये है कि हाउ इज टॉस मैट्रिक्स एन इंप्रूवमेंट ओवर स्वॉट मैट्रिक्स। समझ में आई बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं।
कि स्वॉट टॉस मैट्रिक्स स्वॉट के ऊपर एक इंप्रूवमेंट है, अगर है तो कैसे? गेटिंग द पॉइंट? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वही ढूंढ रहा हूं, किधर गया भाई? ऐसे नहीं भाग सकता भैया, तू खुल जा। वेट 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 वेट, कहाँ गए प्रभु जी? आओ आओ आओ, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? ये वाला क्वेश्चन किया है क्या आप लोगों ने? कमॉन कमॉन गाइस, किया है क्या आप लोगों ने? ये क्वेश्चन किया है क्या आप लोगों ने कभी? नहीं किया? अमेंडमेंट है यहां पे थोड़ा सा। देखो भाई, सीधी सी बात है, स्वॉट का मतलब होता है क्रिटिकल स्टडी है, क्रिटिकल एनालिसिस है। सीधा वो बताता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है। बाकी स्ट्रेटजिस्ट उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी खुद बना ले। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन टॉस मैट्रिक्स जो हिंज वेहरीच ने दिया वो बिल्कुल क्लियर है अपने कॉन्सेप्ट में। वो एक सॉल्यूशन मैट्रिक्स है जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के मिनिमम मैक्सिमम लेवल को कंपेयर करता है एंड फाइनली 4 स्ट्रैटेजीज देता है। कौन कौन सी 4 स्ट्रैटेजीज देता है? देखो ध्यान से, देखो यहां पे उसने कहा एक एक्सिस पे मैंने एक्सटर्नल फैक्टर को रखा, दूसरे पे इंटरनल पे रखा। इंटरनल से स्ट्रेंथ, वीकनेस आते हैं, एक्सटर्नल से अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आते हैं। सबको पता है, कोई नई बात थोड़ी है। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात कही उसने, कहा भाई ये मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। मैक्सी मिनी का केस याद रखना, कहीं किसी ने मैक्सी मिनी ना पढ़ा हो। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो सकता है और वीकनेस मिनिमम भी हो सकती है। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड ऑन द स्पॉट स्ट्रैटेजी डिलीवर करता है हिंज वेरीज थ्रू टॉस मैट्रिक्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। यहीं पे आके आप इंप्रूवमेंट बता पाओगे कैसे इंप्रोवाइजेशन है टॉस मैट्रिक्स, स्वॉट मैट्रिक्स का। ये क्वेश्चन जब पूछा मॉड्यूल में या जहां भी, तो सब लोग एक बार सोचने लगे कैसे। पता है, हम जब आईएम में पढ़ते थे हमें इसी तरीके से पढ़ाया गया था, तो मैंने क्लास में पढ़ा दिया गलती से, क्योंकि भाई वो क्वेश्चन ऐसा था। बच्चों ने कहा आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ, तब तक मॉड्यूल में नहीं आया था, बट आईसीए ने पूछ दिया। सीएस में ये ऑलरेडी है, सीएस में जो एसएम पढ़ते हैं बच्चे वो ये इंप्रोवाइजेशन ऑलरेडी पढ़ते। हमारे लिए नया था, उनके लिए नया नहीं था। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है इस बात का। देखो, अगर हमारे पास स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो और अपॉर्चुनिटी भी मैक्सिमम हो तो किस बात का इंतजार? एग्रेसिव स्ट्रैटेजी होगी। बात समझ में आई? अगर अपने पास वीकनेस मिनिमम हो और अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम हो तो क्या करेंगे? मिनिमम अपने वीकनेस को ओवरकम करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी होगी, सीधी सी बात है। अगर अपने पास स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो और अपने पास थ्रेट मिनिमम हो, थ्रेट को अवॉइड नहीं कर सकते, अवॉइड करना पड़ेगा या शेयर करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, सेम रिस्क टर्न बैक वाली स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। क्या करेंगे सर? कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी, प्रोसीड विद कॉशन, लीस्ट रेजिस्टेंस अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आई बात? आंसर, अगर दोनों मिनिमम हो तो पहले वीकनेस एंड थ्रेट को डील करना पड़ेगा। यहां कंपनी डिफेंसिव हो जाएगी, पहले स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल पे ध्यान देगी एंड देन एक्सपेंशन की बात करेगी। ये चारों स्ट्रैटेजी आपको समझना पड़ेगा सर। ये लगा के आपको ये चारों स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना है एंड कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन में पढ़ देता हूं, दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने शायद डिटेल में इसको ना किया हो, इसलिए मैं करा रहा हूं क्योंकि ये मिसिंग पॉइंट था और ऑडिट में यही हुआ है। जिन लोगों ने वो अपडेट्स पढ़े थे उनके साथ धोखा नहीं हुआ, और जिन्होंने वो चल रहा है Alexa, what is the best way to study strategic management? पानी पी लो। Here's something I found on the web. According to redbag.com, the best solution is to use data from credible teacher evaluations, which will take time for most districts to develop. समझ में आ गई बात थोड़ी बहुत? नहीं, जब मैं पानी पी रहा था एलेक्सा आपको जवाब दे रही थी। एलेक्सा, how to teach strategic management? Here's something I found on the web. According to OregonState.edu, a couple crucial solutions are teaching students time management skills and giving students opportunities to plan time for readings, quizzes, writing original discussion posts, responding in discussion forums, working on assignments, homework problems, papers, and projects. प्रोजेक्ट तो अपन करते नहीं, वो बता रही है बेचारी, कोई बात नहीं, थैंक यू, आराम कर। कंक्लूजन,
By using toss matrix, a strategist can look intelligently at how he can best take advantage of the opportunities open to him. क्योंकि तुमने यहां देखा ना, जब जब थ्रेट एंड वीकनेस की बात आती थी वो मिनिमम ही होता था, अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ मैक्सिमम ही होती थी. ये टॉस मैट्रिक्स में खास बात है. ये बात भी क्लियर हुई आपको? यस. ठीक है. एट द सेम टाइम दैट ही कैन मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ वीकनेसेस एंड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट थ्रेट्स. Used after detailed analysis of threat, opportunity, strength and weakness, it helps the strategist to consider how to use external environment to his strategic advantage. मैंने बोला ना, यहां एडवांटेज की बात हो रही है. अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम है, स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, दोनों फेवरेबल फैक्टर्स मैक्सिमम पे है और दोनों अनफेवरेबल फैक्टर या हार्मफुल फैक्टर्स मिनिमम पे है. So he can identify some of the strategic options available to him. और उसका strategic option 4 है: aggressive strategy, conservative strategy, competitive strategy and defensive strategy. I think this is done. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, and hence I conclude this chapter number 2.